हेलो एवरीवन। आज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। एक बार नाम पढ़ लो गौर से। चैप्टर 1 पहले हो चुका, इंट्रोडक्शन टू एसएम। अब चैप्टर नंबर 2 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये चैप्टर ना 32 पेजेस का है इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स। अगर क्वेश्चन आंसर हटा दूँ तो 26 पेजेस का चैप्टर है एंड इट्स अ नाइस चैप्टर। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट करा रहा हूँ मैं रिवीजन कराना। इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक से एक कॉन्सेप्ट्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एक स्टार्ट करने पहले एक बात तुम लोगों को बता देता हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते वक्त तुम लोग ऐसा पाओगे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब मैं अभी बोला, फिर 15 मिनट बाद फिर आ जाएगा, फिर आधे घंटे बाद फिर आ जाएगा। तो ये रेपिटेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होने की वजह से बार बार रिपीट करती हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि हाँ यार ये चीज़ तो बार बार रिपीट बोला ही जाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। चैप्टर 2 इज नाइस कंपेयर टू चैप्टर 1। वाई? बिकॉज यहाँ पर सॉलिड टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, फिर माइकल पॉटर का बनाया हुआ वैल्यू चेन, पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल, KSF की सक्सेस फैक्टर्स, जितने भी ये तमाम हैवी मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट्स है वो इस चैप्टर 2 में आने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले ऊपर देखो, तुमको बोर्ड पे दिख रहा होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 3 स्टेजेस होते हैं। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। फॉर्मुलेशन मतलब बेसिकली एक स्ट्रैटेजी बनाना, सेकेंड फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, और फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उनको देखना कि रिजल्ट्स वही है ना जो आप चाहते थे, मतलब आर वी गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स और नॉट। एकदम कोर से सोचो, मैं कंसेप्चुअली बता रहा हूं, बुकिश नहीं, एकदम कंसेप्चुअली। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है कि नहीं? बिकॉज अगर आपने गलत स्ट्रैटेजी बना ली तो आगे के दोनों फेजेस बेकार हैं सर। तो स्ट्रैटेजी जो भी बनाना है सोच समझ के बनाना है। अच्छा, स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आप सिर्फ अपनी कंपनी को देखोगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट को भी देखोगे? सर बिजनेस एनवायरनमेंट को भी। अरे बिजनेस में एनवायरनमेंट में जिस तरह की अपॉर्चुनिटी है उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो सक्सेसफुल होगा, नहीं तो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल कभी नहीं होगा। तो वन हैज टू डू अ टोटल एनवायरनमेंट एनालिसिस, इसको बोलते हैं एनवायरनमेंटल एनालिसिस। जब तक आप एनवायरनमेंट को एनालिसिस नहीं करोगे आपको अच्छे स्ट्रैटेजी आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप अमेरिका जैसे देश में जाके बोलते हो कि मैं ना सबसे सस्ता बना बना के बेचूंगा, जबकि वहां के जो कस्टमर्स हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स हैं, जो पैसा भले ज़्यादा देने को तैयार है पर उनको बढ़िया क्वालिटी का माल चाहिए। तो आप सबसे सस्ता करोगे ना बिग बाजार जैसा, तो वहाँ वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। अमेरिका में जो सबसे सस्ता भी होता है ना वो हम लोग के यहाँ महंगा है। जैसे कोई स्टूडेंट बोलेगा सर अमेरिका में तो वॉलमार्ट है, वहाँ डॉलर स्टोर होते हैं, वहाँ थ्रिफ्ट स्टोर होते हैं जहाँ सबसे सस्ता बेचा जाता है। भाई उनका सबसे सस्ता भी अपने यहाँ के हिसाब से महंगा है। ठीक है, तो आपको देश देखना पड़ेगा, आप जिस सोसाइटी में हो, जिस एनवायरनमेंट में आपके कस्टमर्स जिस तरह के हैं उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए जो करना पड़ता है उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट एनालिसिस। इस चैप्टर में पहले 10-15 पेज एनवायरनमेंट एनालिसिस पे ही हैं, तो मैं पूरा दिखाऊंगा, इसको भी रिवाइज कराऊंगा। दूसरा क्या होता है सर? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बट बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना भी बहुत बड़ी जद्दोजहद है, बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी को लगाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, मनी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, तमाम तरह के रिसोर्सेज चाहिए, तब जाके आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर पाते हो। प्लस होता क्या है कि जब आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हो तो उस वक्त आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, प्रॉब्लम्स मिलते हैं, तो उनको तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप उसको एकदम स्मूथली इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स कैपिटल, मनी, पीपल, टाइम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर व्हाई इज देयर एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? बिकॉज एक स्ट्रैटेजी फॉलो करने का मतलब है कि आपने दूसरा स्ट्रैटेजी छोड़ा है। बिकॉज हर बिजनेस सिनेरियो में देर आर ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज अवेलेबल। तो अगर मैं एक स्ट्रैटेजी को चुन रहा हूं कि मैं ये फॉलो करूंगा तो मतलब दूसरा मैं फोरगो कर रहा हूं, तो दूसरे स्ट्रैटेजी को छोड़ने का कुछ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। जैसे आज एक बात को सोचो जरा, एप्पल वाले जो महंगा फोन बना के बेचते हैं, ठीक है, जबकि सैमसंग वाले सब वैरायटी का देते हैं, तो एप्पल ने सोची समझी स्ट्रैटेजी कि भाई हम तो महंगा फोन बेचेंगे, उसी कस्टमर में लीड करेंगे, तो उस स्ट्रैटेजी में उनको सस्ते फोन वाला मार्केट तो पूरा छोड़ना पड़ रहा है ना। देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ कस्टमर्स जो एप्पल जितना महंगा फोन नहीं खरीदेंगे, जो कम खरीदेंगे। तो एप्पल को कॉन्शियसली अपना ब्रांड इमेज मेंटेन करने के लिए एक सर्टेन मार्केट सेगमेंट सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। सो चूजिंग वन स्ट्रैटेजी मींस सैक्रिफाइसिंग अनदर स्ट्रैटेजी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड लास्टली क्या? स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन।
इवैल्यूएशन का मतलब हमें जो सोच कर हम निकले थे कि ये स्ट्रेटजी लगाएंगे इससे ये फायदा होगा, तो हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले। और इज देयर अ नीड फॉर करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। करेक्टिव एडजस्टमेंट का मतलब होता है जब आप स्ट्रैटेजी को लगाते हो तो जैसे जैसे रिजल्ट्स आता है उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं करने। दैट्स कॉल्ड करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। दिस चैप्टर इज मोस्टली अबाउट एनवायरमेंटल एनालिसिस, कि भाई जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो तो उसके पहले आपको पूरा एनवायरमेंट एनालाइज करना चाहिए और फिर आपको कूदना चाहिए स्ट्रैटेजी में। ठीक है, ये ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है, बट इट्स नॉट दैट इजी। मैंने फर्स्ट चैप्टर जब रिवाइज कराया था तभी बोल दिया था कि आप सोचोगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ बंडल ऑफ मैजिक्स एंड ट्रिक्स जिसका इस्तेमाल करके मैं सक्सेसफुल बिजनेस बना लूंगा। इट्स नॉट दैट इजी बॉस, इट्स नॉट दैट इजी। ऑल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दैट डज फॉर यू ना, इट गिव्स यू अ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। ये आपको एक सोचने का फ्रेमवर्क देता है कि आप अगर फैसला लोगे तो ऐसे सोचो, पर अल्टीमेटली डिसीजन तो आप ही को लेना पड़ेगा, रिस्क तो आप ही को लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सब तो इंट्रोडक्शन है जो मैं काफ़ी दे ही चुका हूँ, ये सब आएगा डिटेल में, इधर आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले ना एक काम करते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ा देते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट एनालिसिस वो पढ़ लेंगे तो ये सब पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ फिर पीछे आ जाऊँगा। ठीक है, ये आ जाओ यहाँ पे। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 2 पे बाद में चले जाएंगे। स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। एवरी बिजनेस ऑपरेट्स इन एन एनवायरनमेंट। तो हमको जानना है कि एनवायरनमेंट में कौन कौन होता है। तो इन्होंने बोला देखो भाई 2 प्रकार के एनवायरनमेंट होते हैं, एक्सटर्नल जिसको आप मैक्रो बोलते हो, इंटरनल जिसको आप माइक्रो बोलते हो। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन होता है, एक्सटर्नल में कौन कौन होता है, वो मैं बताऊंगा, याद करने का पूरा टेक्निक है। ठीक है, इधर आगे मूव ऑन करने के पहले एक बार नाम सुन लो, स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। डेफिनेशन याद करवा देता हूं। स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज फॉर द कंपनी। वीकनेस क्या होता है? इट इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज फॉर द कंपनी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अ फेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरमेंट, अ फेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरमेंट विच स्ट्रेंथन्स द कंपनीज पोजिशन। और थ्रेट क्या होता है? एन अनफेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरमेंट विच वीकेंस द कंपनीज और डैमेजेस द कंपनीज पोजीशन। अब मैं तुमको 2-4 एग्जांपल देता हूं तुम्हारी जिंदगी के, तुम बोलना कि वो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट कहां पर जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने ना बहुत मेहनत करके अपने लॉ ऑडिट सब्जेक्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया है, पढ़ के लॉ ऑडिट को पढ़ के एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया, 200 मार्क का पेपर होता है, भयंकर स्ट्रॉन्ग कर लिया है। ये चीज क्या इन चारों में से कहां पर आएगी? सर स्ट्रेंथ में, क्योंकि उसने अपना मेहनत करके मजबूत किया, तो दैट्स एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी, दैट्स अ स्ट्रेंथ। एग्जाम देने जाता है, एग्जाम में भगवान ने सुन ली, लॉ और ऑडिट का पेपर एकदम इजी आ जाता है, तो वो भयंकर मार्क्स उठा लेता है, 80-90 उठा लेता है, भयंकर इजी पेपर आ जाता है। ये इजी पेपर आना ये क्या है? ये अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी वजह से नहीं हुआ, ये तो एक्सटर्नल था। तो याद रखना, स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होते हैं। जब तक आप ये इंटरनल और एक्सटर्नल को परफेक्टली फिट नहीं करोगे तब तक एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बन सकती। हमारे स्ट्रेंथ्स अपॉर्चुनिटी के साथ मैच करने चाहिए, हमारे स्ट्रेंथ्स ऐसे होने चाहिए जो एनवायरनमेंट में होने वाले थ्रेट्स को भी हमारे लिए रिड्यूस कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ आपकी वीक है उसी को पकड़ के आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो नुकसान हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है? देयर इज एन इंटरैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। कहने का मतलब है जैसे एनवायरनमेंट बिजनेस को अफेक्ट करता है, बिजनेस भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, दोनों के बीच में इंटरैक्शन है। इसके क्या क्या फायदे हैं चलो देखते हैं। ये रही टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। फर्स्ट, सबसे पहले इट हेल्प्स, अगर हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कुछ चीज़ें अपॉर्चुनिटी होती है, कुछ थ्रेट होती है, दोनों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो मैंने 1 2 3 4 किया होगा। नंबर 1, आप जब एनवायरनमेंट एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स, उनको क्या चाहिए, तभी तो तुम बनाओगे वैसा। नंबर 2, लॉ में कोई चेंज हुआ है क्या देश के। नंबर 3, चेंजेस इन द सोशल बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स। नंबर 4, मार्केट में क्या क्या नया प्रोडक्ट्स है जो कॉम्पिटिटर लॉन्च करें ताकि आपको भी वैसा प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़े। तो ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने में मदद होती है।
नंबर 2, इट गिव्स अस अ डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। इसके ऊपर ना पेज 4.5 में मैं बाद में ले जाके पढ़ाऊंगा, अभी हल्का सा बता देता हूं। हर बिजनेस का मोटो होता है ग्रो करना। जैसे रिलायंस कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में लिखती है लाइफ इज ग्रोथ, तो बिजनेस का मतलब, लाइफ का मतलब ये ग्रो करना। तो जब तक आप एनवायरनमेंट को एनालाइज नहीं करोगे, यू विल नेवर बी एबल टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3, कंटिन्यूअस लर्निंग। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज एनवायरनमेंट बदलते रहता है और आपको हमेशा रेस्पॉन्सिव होना पड़ता है। मैंने बोला था रेस्पॉन्सिव होना मतलब क्या, जो भी चेंज होगा मैं तुरंत उसको रिएक्ट करूंगा, ठीक है, दैट इज रेस्पॉन्सिव। तो इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। नंबर 4, इमेज बिल्डिंग। इमेज, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है, एक यूट्यूबर है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, भीमराज का ऐसे करके कुछ नाम है उनका, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी। उन्होंने क्या किया कि बॉर्नविटा को लेके इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो बना के बोला कि बहुत भयंकर चीनी है वगैरह। इतना वायरल हुआ और लोगों में इतनी कॉन्शियसनेस आई कि खाने पीने के जो बच्चों के सामान होते हैं, जो पैकेज फूड जो नेस्ले जैसी कंपनियां बेचती है या कैडबरी, हिंदुस्तान लीवर बेचते हैं, उसका शुगर कंटेंट इतना हाई है कि बच्चों के लिए हानिकारक है। नाउ एक जब इस तरह का कुछ भी एनवायरनमेंट में आएगा, चेंज होगा जो डैमेज कर रहा है कंपनी के रेपुटेशन को, एक अप्रोच ये हो सकता है कि कंपनी तुरंत डैमेज कंट्रोल करे, कंपनी तुरंत एक्शन ले और बोले हाँ ये हमसे जो हुई है ये गलती है, आगे से हम अपना शुगर कंटेंट कट डाउन करेंगे, वी विल बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन द मार्केटिंग, इन द एडवर्टाइजमेंट। अगर कंपनी ऐसा करती है तो उसका इमेज इंप्रूव होगा। लेकिन अगर कंपनी डिनायल मोड में चली जाती है, नहीं नहीं कुछ गलत हुआ ही नहीं, सब सही है, इतना तो चीनी आता है, तब वो बल्कि डैमेज करेगा। तो आपको एनवायरनमेंट एनालिसिस करना पड़ता है हर वक्त, रेगुलर मतलब टच में रहना पड़ता है, सो दैट यू कैन हैव एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। इट विल हेल्प यू टू बिल्ड द कंपनीज इमेज। नंबर 5, मीटिंग कंपटीशन। ऑब्वियसली बिजनेस में आओगे तो एनवायरनमेंट में कंपटीशन भी करना पड़ेगा। कंपटीशन से अगर तुम सीख के समझ के अपने आप को और बेटर करते जाओगे तो तुम सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनोगे, वरना तुम फ्लॉप हो जाओगे। तो ये तो था एनवायरनमेंट और बिजनेस के बीच में जो इंटरेक्शन है। अब हम लोग डिटेल में घुस रहे हैं, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर 6 फैक्टर्स होते हैं जिसको याद करने के लिए मैं बोलता हूँ कॉस्मिक। मैक्रो के अंदर भी 6 होते हैं जिसको याद करने के लिए मैं बोलता हूँ पेस्टल। लेट्स स्टडी। इधर आ जाओ। सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस के जो सबसे क्लोज एनवायरनमेंट होता है। व्हेन आई से द वर्ड माइक्रो, इट मीन्स द वेरी क्लोज एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट विच डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस। तो इसमें कौन कौन आता है? कॉस्मिक, सी से कस्टमर, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से सप्लायर, एम से मार्केट, आई से इंटरमीडियरीज एंड सी से कॉम्पिटिटर। ये सब आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इनको बोलते हैं माइक्रो या इंटरनल एनवायरनमेंट। इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं अपने। कंज्यूमर्स, डू कंज्यूमर्स अफेक्ट द कंपनीज स्ट्रैटेजी? मोस्ट डेफिनेटली, बिकॉज आज कस्टमर की नीड्स, वांट्स, परचेजिंग पावर, ये सब अगर चेंज होगा तो कंपनी उसी हिसाब से तो प्रोडक्ट बनाएगी ना। आज कस्टमर्स जिस तरह की डिमांड रखेंगे, कंपनी को वैसे ही प्रोडक्ट उनके सामने रखना पड़ेगा। सो इसको आपको लगातार स्टडी करते रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्टडी चेंजेस इन द कस्टमर्स टेस्ट्स एंड देयर बाइंग हैबिट्स। इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट सर, इट चेंजेस। लोगों के टेस्ट में तो चेंज आया ही है। जैसे आज आप देखते हो कि लोग फिल्में देखने के बजाय ओटीटी, मतलब मूवी थिएटर जाने के बदले ओटीटी अपने मोबाइल पे एंटरटेनमेंट कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये जो चेंज आया है इसको तो मतलब आपको फैक्टरिंग करना ही पड़ेगा ना एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओ से ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेज ऑफ 3 मेन पीपल। नंबर 1 शेयर होल्डर्स, ओनर्स। नंबर 2 जो मैनेज कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड नंबर 3 द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। ये भी सर बहुत हद तक आपके स्ट्रेटजी को अफेक्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स की इच्छा क्या होती है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए? दे शुड एक्ट एज अ ट्रस्टी फॉर मैनेजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। एंड एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयज को अपने कंपनी के वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइन होकर काम करना चाहिए। ये सब इंटरनल फैक्टर्स है। अगर आप इनको ख्याल नहीं रखोगे तो आप मतलब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर नहीं कर पाओगे। एस से सप्लायर्स। सप्लायर्स का भी एक प्रॉब्लम होता है। कई बार क्या होते हैं कि हमारे सप्लायर्स जो होते हैं वो स्केर्स होते हैं, मतलब जो माल हमें चाहिए वो उनके अलावा कोई और नहीं बना रहा, तो दे अक्वायर सम काइंड ऑफ मोनोपोली पावर, बार्गेनिंग पावर। तो आप सप्लायर को मुंह मांगी कीमत दोगे, ठीक है। खुद सोचो, अगर आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो स्केर्स मात्रा में अवेलेबल है और सप्लायर दाम बढ़ा दे, तो आपको भी तो मजबूर होकर अपने फाइनल फिनिश गुड्स का दाम बढ़ाना ही पड़ेगा ना। तो सप्लायर्स का भी ख्याल रखना पड़ता है, सप्लाई चेन का।
एम से मार्केट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्केट? मार्केट मीन्स एक गिवन प्रोडक्ट या एक गिवन सर्विस के जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे या किसी और कंपटीटर के या जो हो सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट. एक होता है मार्केट का करंट साइज और एक होता है मार्केट का पोटेंशियल साइज. ठीक है, करंट साइज मतलब अभी उस प्रोडक्ट या सर्विस के कितने कस्टमर्स हैं, और पोटेंशियल साइज का मतलब है और कितना इसको इंक्रीज किया जा सकता है. ठीक है, तो यू हैव टू स्टडी द मार्केट. मार्केट के लिए मैं हमेशा एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, मार्केटिंग मिक्स 4P, बड़ा फेमस है. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ठीक है, 4 चीज़ों से मिल के बनता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. तो यू हैव टू स्टडी द मार्केट ऑल्सो कि आपके कस्टमर्स कितने ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हैं. अगर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है तो आपको दाम कम रखना पड़ेगा. कस्टमर्स अगर प्राइस इनसेंसिटिव है तो आप दाम बढ़ा के भी रख सकते हो. ये तो हम लोग को इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स में. जैसे डायमंड्स वगैरह जितने महंगे होंगे और डिमांड बढ़ जाएगा, ग्रोसरी जितना महंगा होगा डिमांड और कम हो जाएगा. उस तरह का बिहेवियर. नंबर 2, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब मेरा प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे, किस चैनल से पहुंच रहा है, ऑनलाइन सेल, ऑफलाइन सेल, किस तरह से. एंड नंबर 3, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मार्केट. कॉस्मिक में नेक्स्ट कौन है? इंटरमीडियरीज. एक तरफ है मैन्युफैक्चरर और एक तरफ है कस्टमर. ज़रूरी तो नहीं है कि कस्टमर सीधा मैन्युफैक्चरर से परचेज कराओ, बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर. अब एक एग्जांपल सोचो, तुम्हारे घर में मैक्सिमम जितना ग्रोसरी का सामान आता है, जैसे बिस्कुट हो गए, भुजिया हो गए, ऑयल, शैम्पू, डिटर्जेंट हो गए, तुम सीधा जाके यूनिलीवर कंपनी से खरीदते हो क्या? नहीं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को, उनसे तुम ले रहे हो. तो ये इंटरमीडियरीज भी ज़रूरी होते हैं. अगर आप अपने इंटरमीडियरीज को साथ नहीं रखोगे तो वो दूसरे कंपनी का माल पुश करके प्रमोट कर सकते हैं. और वही तो होता है, तुम एक दुकान में जाते हो जहाँ पे भी सामान खरीदने के लिए, वहाँ पे यूनिलीवर का माल भी बिक रहा है, प्रॉक्टर गैम्बल का भी बिक रहा है, रैकेट बेंकाइजर का भी बिक रहा है, सारे कंपटीटर्स का भी बिक रहा है. ऐसा होता ही कि नहीं होता है? कॉस्मिक के बाद सी से कॉम्पिटिटर्स. ऑब्वियसली इसको तो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है. आपके कॉम्पिटिटर्स उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं जो आपको चाहिए. ठीक है, आपको क्या चाहिए? कस्टमर. कॉम्पिटिटर आपके कस्टमर को तो खींच रहा है, तो कॉम्पिटिटर को तो ध्यान देना जरूरी है. 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कॉम्पिटिटर वो होते हैं जो सेम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं जो मैं बना रहा हूँ, दैट्स अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर. इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर होता है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो मेरे वाले गुड सर्विस नहीं कुछ और बना रहा है, पर कस्टमर की तो लिमिटेड अर्निंग कैपेसिटी है, तो या तो वो मुझे पैसा देगा या उन्हें पैसा देगा. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. मूवी थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एक मल्टीप्लेक्स कंपनी है पीवीआर आइनॉक्स. ठीक है, इनका इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन होगा? एक अम्यूजमेंट पार्क. जैसे एक फैमिली है, वो घूमने के लिए मूवी देखने भी आ सकती है या वो अम्यूजमेंट पार्क में भी तो जा सकती है. तो अम्यूजमेंट पार्क इज गिविंग अ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस but not the same, but again it is an indirect competition for me. If the amusement park is more attractive, customer वहाँ जाएगा, वो मल्टीप्लेक्स में थिएटर में फिल्म देखने नहीं आएगा, तो वो हो गया indirect competition. ठीक है, तो आपको कॉम्पिटिटर्स को, उनकी स्ट्रैटेजी को, उनके प्रोडक्ट को भी स्टडी करना है. अब आओ एक बार याद कर लेते हैं. व्हाट आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट? कॉस्मिक. कॉस्मिक का फुल फॉर्म कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, इंटरमीडियरी, कॉम्पिटिटर. कॉस्मिक. एम से मार्केट, एस से सप्लायर. ठीक है, तो कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडियरी, कॉम्पिटिटर. माइक्रो के बाद मैं सिखा रहा हूँ मैक्रो एनवायरनमेंट. मैक्रो एंड अच्छा, कॉस्मिक तो तुम एग्जाम में नहीं लिख सकते, ये मेरा बनाया हुआ निमोनिक है याद कराने के लिए, तो ये एग्जाम में नहीं चलेगा. लेकिन ये मैक्रो के जो 6 एलिमेंट होते हैं ना, पेस्टल, ये मेरे बनाए हुए नहीं, ये वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो एग्जाम में हम लोग पेस्टल वर्ड लिख सकते हैं. पेस्टल का फुल फॉर्म क्या होता है? Now all these 6 elements that you are looking at the board are known as external environment. ये internal नहीं, ये external है. ये हमें उतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, अफेक्ट करता है पर कम अफेक्ट करता है. करता तो है पर कम अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हमें नहीं करता है. ठीक है, पेस्टल में कौन कौन आता है एक एक करके देखते हैं. ओके, सो मैक्रो के 6 एलिमेंट्स क्या होते हैं? पेस्टल, पी से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल. एक बार इसको फटाक समझ लेते हैं. पॉलिटिकल, ये सब डिटेल में नीचे दिया हुआ है, और यहाँ रेड कलर तो अभी मैं नहीं, मैं सीधा अंदर में डिटेल में रिवाइज करा देता हूँ. क्या पॉलिटिकल फैक्टर अफेक्ट करता है बिजनेस को? यस. नंबर 1 गवर्नमेंट पॉलिसीज, नंबर 2 टैक्स रेट्स कैसा है, नंबर 3 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब बिल्कुल अफेक्ट करता है. आप जानते हो कि नहीं,
इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आते हैं तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता ही है। अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है तो बढ़ जाएगा, एक्सपेक्टेशन के उल्टा है तो गिर जाएगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होंगे तो बिजनेसमैन को भी लोन आसानी से मिलेगा, कस्टमर भी ईएमआई पे आराम से प्रोडक्ट खरीद पाएगा। तो इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, एक्सचेंज रेट कैसे हैं, डॉलर कन्वर्जन का रेट, उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल डिटरमाइन होता है। नंबर 3, पर कैपिटा इनकम कैसी है। जिस देश में पर कैपिटा इनकम कम होगी ना, वहाँ महंगे प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल नहीं हो पाएंगे। तो यू हैव टू कीप इन माइंड द पर कैपिटा इनकम। आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। जैसे मैं ना बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स खरीदता हूँ, तुम लोगों ने भी खरीदा होगा। कुछ मोटिवेशनल बुक्स तुम कभी खरीदोगे ना तो दाम कम रहता है, 400-500 रुपये, और उस पर लिखा हुआ रहता है फॉर सेल इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ओनली, ऐसा लिखा रहता है। इसका मतलब है ये बुक विदेशों में, अमेरिका में महंगी बिकती है 1500-2000 की, पर उन्होंने इंडिया और यहाँ जैसे रीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल इनकम है, कम रेट पे वो बुक बेचने को निकाल रखी है। तो प्राइसेस आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय पर कैपिटल इनकम। ये हो गया इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी, ठीक है। ये मैंने ऊपर लिखा था कि कस्टमर को ना मार्केटिंग की दुनिया में हमेशा शी बोला जाता है, मतलब कि माना जाता है कि कस्टमर इज फीमेल, ऐसा माना जाता है, मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी बहुत मैटर करता है सर। हर देश का अपना एक डेमोग्राफी होता है। डेमोग्राफी में क्या क्या आता है देखो आप, सोसाइटी, करप्शन, मास मीडिया, कंज्यूमरिज्म, जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर, रोल ऑफ विमेन, मेट्रियार्की चलता है कि पेट्रियार्की चलता है देश में, एजुकेशन लेवल कैसे हैं, इनकम लेवल कैसे हैं, कितने तरह के रिलीजन, रेस, कास्ट, कल्चर हैं, इन सब को मिला के बोलते हैं डेमोग्राफी। एज कितना है, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है कि ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। डेमोग्राफी अफेक्ट्स द मार्केट साइज ऑफ द प्रोडक्ट। द टर्म डेमोग्राफी मीन्स, एकदम सिंपल में रेड कलर में मैंने क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। इट कैन बी ऑन द बेस ऑफ एज, इट कैन बी ऑन द बेस ऑफ जेंडर। अगर आप देखोगे कि किसी समाज में विमेन ज़्यादा है तो वहाँ फीमेल प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, कॉमन सेंस की बात है। अगर किसी समाज में बच्चे ज़्यादा हैं, बूढ़े कम है, तो बच्चों वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, बूढ़े वाले कम बिकेंगे, या वाइस वर्सा। तो वो अलग अलग क्राइटेरिया है। नंबर 1 रेस, 2 एज, इनकम, एजुकेशन, होम ओनरशिप, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, लोकेशन, जेंडर, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, जिसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं। अब डेमोग्राफी के ऊपर अगर डिटेल में लिखना है तो तुम बोलोगे डेमोग्राफी कंप्राइज ऑफ 4 फैक्टर्स, पिगी, पी से पॉपुलेशन साइज। इन बाय जनरल कॉमन सेंस तुम बोल सकते हो अगर किसी देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ मार्केट साइज ज़्यादा है इन जनरल, हालांकि एक्सेप्शंस तो हर जगह होते ही हैं। तो पॉपुलेशन साइज को चेक करो, यहाँ बर्थ रेट कितना है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, फैमिली का साइज कितना होता है। नंबर 2 ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा क्लस्टर्ड है, शहरों में, और गांव वगैरह में कम है। आज मल्टीप्लेक्सेस कहाँ खुलते हैं, मल्टीप्लेक्सेस हमेशा टॉप शहरों में खुलोगे जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ की पॉपुलेशन कम है वहाँ मल्टीप्लेक्सेस नहीं खुलेंगे। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ई एथनिक मिक्स, एथनिक मिक्स का मतलब होता है बेसिकली कल्चर, कि वहाँ के देश का कल्चर कैसा है। सर हाउ डज दैट अफेक्ट, बिल्कुल अफेक्ट करता है। तुम आज वेज और नॉन वेज फूड की बात कर लो, इंडिया में वीगनिज्म का मूवमेंट नहीं है, इंडिया में वेज नॉन वेज है बिकॉज ऑफ धार्मिक, हम लोग के वो जो धर्म रहे हैं अलग अलग, तो धर्म से निकलता है कि यार कुछ धर्म के समुदाय के लोग हैं जो वेज खाना खाते हैं और बाकी जो है नॉन वेज खाना खाते हैं। हमारे यहाँ ये वीगन वाला चक्कर वो वाला नहीं है, वेज नॉन वेज धर्म से ज़्यादा कनेक्टेड है। तो आप देखो इंडिया में कोई भी खाने का सामान जो बिकेगा, FSSAI का नियम है कि उसमें रेड या ग्रीन, या अगर अंडा लग रहा है तो ब्राउन, डीप ब्राउन कलर का स्टिकर रहता है बनाया हुआ, ठीक है। आप विदेशों में जाओ, विदेशों में आप घुस जाओ, वहाँ पे आपको मेनू में वेज आइटम मिलेगा ही नहीं, पूरा नॉन वेज आइटम रहेगा। इंडिया में ही आप देखोगे कि KFC, जिसका नाम है केंटकी फ्राइड चिकन, उसके अंदर भी मेनू में वेज आइटम्स रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सपोज एक कस्टमर है जो अपने दोस्तों के साथ खाने के लिए आया है और वो उसको चिकन अच्छा लगता है वो खाएगा, लेकिन हो सकता है उसके दोस्तों के ग्रुप में कोई वेज वाला हुआ तो हमारे पास मेनू में वेज ऑप्शन भी होना चाहिए। तुम सोच के देखो यार, जिस रेस्टोरेंट की बुनियाद, जिस फास्ट फूड की बुनियाद चिकन और नॉनवेज पे है, उसके मेनू में वेज आइटम क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ आवर एथनिक मिक्स। हमारा देश उस तरह का है ना, फ्रेंड सर्कल में कुछ वेज वाले भी तो हो ही सकते हैं नॉन वेज के साथ वाले, तो रहना चाहिए कि नहीं ऑप्शन में। नंबर आई इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे इंडिया जैसे देश में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, महंगे इनकम वाले एकदम कम कमाई वाले लोग, ये बहुत बड़ा गैप है, ये प्रोडक्ट्स बास्केट को अफेक्ट करता है। और यूरोप अमेरिका में आप देखोगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम रहता है, तो वहाँ प्रोडक्ट बास्केट अलग टाइप का होता है जो बिकता है मार्केट में।
तो व्हाट आर द 4 पैरामीटर्स ऑफ डेमोग्राफी और सोशो कल्चरल एनवायरमेंट एलिमेंट? तुम बोलोगे पिगी, पी से पॉपुलेशन साइज, आई से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जी से ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ई से एथनिक मिक्स। टेक्नोलॉजी फैक्टर्स मतलब बेसिकली ई कॉमर्स। अच्छा, टेक्नोलॉजी वाला जो फैक्टर्स है वो सबको अफेक्ट करता है, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, वो सबको अफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी का मतलब तुम सिर्फ टेक्नोलॉजी में सोचो, इट मीन्स नो हाउ ऑफ डूइंग बिजनेस। कि हम लोग ऐसा नहीं बोलते क्या कि भारत देश टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे है, अमेरिका यूरोप वगैरह अमेरिका ये टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा आगे हैं। तो टेक्नोलॉजी से बिजनेस में तो डेफिनेट फ़र्क पड़ता है, आपकी जीडीपी पे फ़र्क पड़ता है। अमेरिका अभी तो फिलहाल सबसे टॉप चल रहा है, नंबर 1 जीडीपी वाला देश है, ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। बड़ी बड़ी जो आप फिनटेक कंपनी बोल लो, सोशल मीडिया कंपनीज बोल लो, सब अमेरिका में रजिस्टर्ड है। इट अफेक्ट्स बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। टेक्नोलॉजी फैक्टर्स नंबर 1, इसमें क्या क्या स्टडी ये ब्राउन कलर पढ़ो। टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वेज ऑफ हाउ द बिजनेस ऑपरेट्स नाउ। दिस इज लीडिंग टू मेनी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज मेकिंग ऑब्सोलीट मैनी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। इसका ताज़ा एग्जाम्पल हम सब ने महसूस किया था 2020 में कोरोना के दौरान। कोरोना के दौरान क्या हुआ था कि ऑनलाइन बिजनेसेस ग्रो हुए और ऑफलाइन बिजनेसेस धीरे धीरे खत्म हो गए, एंड प्रेटी मच वो ट्रेंड आज भी चल रहा है। तो आपको टेक्नोलॉजी में ये सब एनालाइज करना है। द पुल ऑफ टेक्नोलॉजिकल पुल मतलब कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होगा, उसका क्या इंपैक्ट आएगा। नंबर 2 अपॉर्चुनिटीज़, नंबर 3 रिस्क, 4 R&D के ऊपर हमको कितना स्पेंडिंग करना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है तो हर कंपनी को अपने R&D के ऊपर, रिसर्च डेवलपमेंट पर अच्छा खासा इन्वेस्ट करना जरूरी है। 5 ऑनलाइन शॉपिंग को लेके माहौल कैसा है देश में, आर पीपल टू फेमिलियर एंड कंफर्टेबल। अब तो मैं बोलूँगा येस, छोटे छोटे हॉकर लोग के पास भी QR कोड रहता है पेमेंट के लिए। पेस्टल का L क्या है, लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स मतलब एकदम सिंपल बताता हूँ, जिस देश में डेमोक्रेसी होगा, जैसे भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया है, अमेरिका नहीं है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम लोग हैं। जिस देश में डेमोक्रेसी होगा ना, वहाँ पे दनादन लॉज बनते रहेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे कानून हैं इंडिया में, आप पाओगे जिन जिन देशों में डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिकली अच्छा होता है वो देश, स्टेबल होता है, वहाँ लॉज और लीगल स्ट्रक्चर बहुत तगड़े होते हैं। जुडिशरी देखो, अब कमियां तो जुडिशरी में हमेशा रहेंगी, पर कंपेयर करोगे तो जुडिशरी उस देश का बेटर रहेगा, ठीक है। दैट इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। तो लीगल सिस्टम जितने स्ट्रांग होते हैं ना, बिजनेस को उतना सेफ महसूस होता है उस देश में ऑपरेट करने में। ओके, इधर business organizations prefer to operate in a country where there is a sound legal system, law relating to companies, competition, intellectual property, foreign exchange, labor and so on। और मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, हमारे देश में ऐसा लीगल एनवायरनमेंट है कि फॉरेन कंपनीज जो है वो आराम से इंडिया में आकर बिजनेस कर सकती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। हर बिजनेस को नहीं, कुछ कुछ को करते ही हैं, ठीक है। दे अफेक्ट बिजनेसेस सच एज टूरिज्म एनवायरनमेंट डिपेंडेंट बिजनेस है। इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो हमारे मुल्क में टूरिज्म के लिए बेसिकली वो पर्यटक लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे जो कोल्ड कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, तो उनको क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए तो वो आ जाएंगे। हमारे साथ उल्टा है, हम लोग क्योंकि हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पैदा हुए तो वी ऑलवेज वांट टू गो टू कोल्ड कंट्रीज, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से टूरिज्म अफेक्टेड होता है, फार्मिंग अफेक्टेड होता है कि कौन से तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लोरा फोना आपके देश में ग्रो होगा। एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स इंश्योरेंस, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जापान में अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हर व्यक्ति का जो घर होता है ना, वो अर्थक्वेक का इंश्योरेंस वो लोग लेके रखते हैं। इंडिया में उतने ज़्यादा नहीं होते, तो इंडिया में अर्थक्वेक का इंश्योरेंस नहीं लेते। तो एनवायरनमेंट और कंडीशंस की वजह से कुछ कुछ बिजनेसेस पे फ़र्क पड़ता है, हर बिजनेस पे नहीं, पर कुछ बिजनेसेस पे फ़र्क पड़ता है, अप या डाउन। जैसे अगर भारत में बहुत सारे हिल स्टेशन है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, तो वो बिजनेस टूरिज्म का वहाँ ग्रो ही करता है बिकॉज ऑफ देयर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। ये था पेस्टल। अब मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर किस चीज़ पे था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैंने अभी अभी तुमको एनवायरनमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स बताए। माइक्रो एनवायरनमेंट को याद करने के लिए कॉस्मिक, मैक्रो को याद करने के लिए पेस्टल। अब आगे, अब एकदम लाइन से जा रहा हूँ, देखो इंट्रोडक्शन, ये तो इंट्रो हो गया। यहाँ पे आते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ठीक है। अब लाइन से चलेंगे थोड़ा। टॉपिक नंबर 2, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। कोई भी अच्छी स्ट्रेटजी अगर आप बनाते हो
तो वो दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, एनालिसिस प्लस इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब होता है गट फीलिंग, कि मुझे क्या लगता है कि हमारी कंपनी किस चीज़ में ग्रो कर सकती है, ये एक गट फीलिंग होता है, एक सेंटीमेंट होता है, कि इमोशन होता है। इसका भी महत्व है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंट्यूशन बेकार होता है, इंट्यूशन भी ज़रूरी है, पर एनालिसिस भी ज़रूरी है संग संग, कि एनवायरनमेंट का डेटा चेक करो, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एक्सप्लोर करो। तो आई वुड से इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालिसिस एंड इंट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ आप इंट्यूशन के दम पे ले सको, उसके लिए आपको फर्म का एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट एनालाइज करना पड़ेगा। इंडस्ट्री कैसा है, कॉम्पिटिटिव नेचर कैसा है, आपके कंपनी में क्या क्या रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का। शुरुआत किससे होती है? नंबर 1 फर्म के विजन मिशन से। आपके फर्म का, आपकी कंपनी का क्या क्या विजन मिशन है। नंबर 2 आप एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस करो। एक्सटर्नल एनालिसिस को ही बोला जाता है एनवायरनमेंट एनालिसिस। इससे आपको पता चलता है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है। इंटरनल एनालिसिस से आपको पता चलेगा आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो दोनों को अगर हम मिला दें, इंटरनल एक्सटर्नल को, तो क्या बनेगा? स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होता है। ठीक है, ये देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऊपर एक्सटर्नल से आपको क्या पता चलता है? अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, और इंटरनल से क्या पता चलता है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कुल मिला के स्वॉट। नेक्स्ट, इश्यूज टू कंसिडर एट द टाइम ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। नंबर 1, कोई भी स्ट्रैटेजी जो होता है वो टाइम के साथ इवॉल्व होता है, मतलब प्योर स्ट्रैटेजी फॉलो करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम मेरे को बोलोगे कि सर गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर कॉस्ट लीडर, माइकल पॉटर की एक स्ट्रैटेजी होती है कॉस्ट लीडरशिप, ने पढ़ा ना, कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन फोकस। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी मतलब जो हमेशा सबसे सस्ता बना के बेचता हूँ। सर हार्डली कोई ऐसी कंपनी होगी जो प्योर कॉस्ट लीडर होगी या प्योर डिफरेंशिएटर होगी। जनरली क्या होता है, मिक्सचर फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज समय के साथ साथ एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नंबर 2, you have to find out the perfect balance of external and internal environmental factors। दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, खाली इंटरनल से भी नहीं होगा, खाली एक्सटर्नल से भी नहीं होगा। नंबर 2 पढ़ो, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आपका पोटेंशियल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी क्या है। जब तक आपके स्ट्रेंथ और एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी मैच नहीं करेगी, तब तक आप एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। नंबर 3, रिस्क। इतना मान के चलो, कितना कुछ भी एनालिसिस कर लो, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, बिकॉज देर आर सो मेनी वेरिएबल्स इन द एनवायरनमेंट, और ये वेरिएबल्स आपस में किस तरह से इंटरैक्ट करेंगे, ये 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए विथ एवरी स्ट्रैटेजी देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क कि शायद वो स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो जाए। ठीक है, ये स्ट्रैटेजिक रिस्क का पूरा डायग्राम है और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस है जो मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से। वही ये डायग्राम्स मैंने डिटेल में क्लास में पढ़ाए थे, ये अभी रिवीजन में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी इन बिजनेस एनवायरनमेंट। इसी में हम लोगों ने पढ़ा माइक्रो मैक्रो हो चुका, स्वॉट पढ़ा था, इसमें पेस्टल पढ़ा। ठीक है ना, ये सब हो चुका, स्वॉट एंड पेस्टल। अब हम आ गए टॉपिक नंबर 3.4 पर, ग्लोबलाइजेशन। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये एक पेज के आसपास का टॉपिक है। टॉपिक सुंदर है, छोटा है तो क्या हुआ। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? डेफिनेशन वाइज बोलें तो इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इनटू वन सिंगल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे लिए जो हिंदी में कहावत है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा, पूरी धरती, पूरा प्लैनेट हमारा घर है। मतलब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि सारे देश हमारे घर हैं, हम हर देश में जाके व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉरेन टू इंडियंस, वी नो दिस। हमारे यहाँ तो ये संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? कुटुंब का मतलब होता है परिवार। वसुधैव कम्स फ्रॉम द वर्ड वसुधा, मतलब धरती, पूरा धरती हमारा परिवार है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप पूरे वर्ल्ड को अपना मार्केट समझते हो। ग्लोबलाइजेशन इज द, मतलब क्या बोलते हो, द बज इन द मॉडर्न वर्ल्ड,
मॉडर्न वर्ल्ड सर्विस सेक्टर और ई कॉमर्स पे चलता है, और ई कॉमर्स इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में रन करता है। कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं जिसका ओरिजिन इंडिया से नहीं है। इनफैक्ट हम में से मैक्सिमम लोग जो कपड़े पहने हुए हैं ये वेस्टर्न क्लोथ्स है ना, ये इंडियन क्लोथ्स तो है नहीं, ये ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स थोड़ा ना कि मैं कुर्ता पजामा पहन के पढ़ा रहा हूँ, मैं तो शर्ट पैंट पहना हूँ। कोई स्टूडेंट है वो टी शर्ट पहना होगा, वैसे लड़की लोग के जो ड्रेस होते हैं लड़कियाँ वो पहनती हैं। मैक्सिमम लोग तो हम लोग वेस्टर्न कपड़े ही पहन रहे हैं। हमारे कितने सारे प्रोडक्ट सर्विसेज जिनका जेनेसिस इंडिया है ही नहीं, जो बाहर से निकल के आया है। तो द एंटायर ग्लोब हैज बिकम लाइक वन सिंगल मार्केट एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। लर्न द ग्रीन कलर डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं रिवाइज कराने जा रहा हूं दैट इज ग्लोबलाइजेशन। दो नाम है इसके, या तो आप ग्लोबलाइजेशन बोल लो या इंटरनेशनलाइजेशन बोल लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आता है, सिंपल है, वो मैं बता ही दूंगा। मेन है कि आप लोगों को कुछ डायलॉग्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब लिखना होगा, चाहे वो केस स्टडी डिस्क्रिप्टिव का आंसर हो, चाहे एमसीक्यू में तो खैर लिखना नहीं पड़ेगा, पर केस स्टडी डिस्क्रिप्टिव में जब लिखना पड़ेगा तो अगर डायलॉग्स नहीं आते हैं ना तो बोल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन याद कर लो एक लाइन का, ये ग्रीन कलर। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इनटू वन सिंगल मार्केट। मतलब आप पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपने लिए मार्केट मानते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में बिक सकता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है कि कोई भी कंपनी अपने होम कंट्री से निकल के दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जाकर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही है, वहां पर कस्टमर्स को माल बेच रही है। तो आपके लिए पूरा वन अर्थ इज लाइक वन, मतलब मार्केट, वन बिग मार्केट। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू वन ह्यूज मार्केट। जैसे जीएसटी में नहीं बोलते वन नेशन वन टैक्स, उस तरह का कुछ है कि वन मार्केट होल। ग्लोबलाइजेशन के दो स्वरूप होते हैं, ए और बी। नंबर ए, एक तो होता है कि आप खुद ग्लोबलाइज कर रहे हो, मतलब आप इंडिया से बाहर निकल के सारे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में जहां अपॉर्चुनिटी वहां पे फैक्ट्री डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्लांट मशीनरी लगा रहे हो, दैट इज वन। सेकेंड एस्पेक्ट होता है कि इवन इन योर होम कंट्री, मान लो कि एक कंपनी है जो फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेट नहीं कर रही, सिर्फ इंडिया के अंदर ही होम कंट्री में, तो वहां भी तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट उसको झेलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में अगर एक एफएमसीजी कंपनी चालू करो सिर्फ इंडिया में, तो आपका कंपटीशन किससे होने वाला है? फॉरेन बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनी से जो ऑलरेडी इंडिया में बैठे हैं। जैसे एग्जांपल, आईटीसी एक इंडियन कंपनी है जो एफएमसीजी मार्केट में ऑपरेट कर रहा है। इट हैज टू फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम बिग मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तो बाहर की कंपनी जो इंडिया में सब्सिडी खोल के काम कर रही है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट बैंकाइजर, ये जितने भी टॉप एफएमसीजी कंपनीज भारत में हैं जिनका सामान हम लोग कंज्यूम करते हैं, ये एक्चुअली इंडियन नहीं है, ये बाहर के हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब भी है कि इवन इफ यू आर एन इंडियन कंपनी, होम डोमेस्टिक कंपनी, स्टिल यू हैव टू फाइट योर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स। तो वो दूसरा स्वरूप है उसका, ठीक है। वॉट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्लोबल कंपनी? ट्रिपल सी, CCC। सी मतलब कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट वर्ड का मतलब ही होता है एक ऐसी कंपनी जो मल्टीपल बिजनेसेस में, मल्टीपल कंट्रीज में। तो बड़े बड़े जो भी कंपनी का नाम आप लोगे, ऑल ऑफ देम आर कॉन्ग्लोमरेट। टाटा इज अ कॉन्ग्लोमरेट, आईटीसी इज अ कॉन्ग्लोमरेट, रिलायंस इज अ कॉन्ग्लोमरेट, ऐसे, ठीक है। नंबर 2, सी से कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है पर वो है तो एक ही कंपनी ना, तो उसके पास कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज है। चाहे आप मनी बोलो, पेटेंट बोलो, ट्रेडमार्क बोलो, ब्रांड बोलो, सब चीज एक कॉमन पूल ऑफ रिसोर्स से निकल के आपस में शेयर होता है। एंड फिर तीसरा सी, दे हैव अ कॉमन स्ट्रैटेजी। कोका कोला और पेप्सी में लड़ाई हर जगह है, इंडिया में भी ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, अमेरिका में भी लड़ाई कर रहे हैं। तो आपस में लड़ाई करने के लिए, compete करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी वो लोग बनाते हैं वो पूरे वर्ल्ड में लगा सकते हैं थोड़ा बहुत चेंज करके। सो व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स? ट्रिपल सी। सी से कॉन्ग्लोमरेट, फिर सी से कॉमन पूल ऑफ रिसोर्स, फिर सी से कॉमन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच द कंपनीज आर गोइंग ग्लोबल नाउअडेज? सबसे पहला रीजन तो ये है कि क्योंकि ये पॉसिबल हो गया है ग्लोबल होना, इसीलिए हम ग्लोबल हो रहे हैं।
ठीक है। नंबर 1, द रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, बिकॉज आजकल माल ट्रांसपोर्ट करना वो शिप से भी हो सकता है, एयर से भी हो सकता है, डेटा एक्सचेंज करना वो ऑनलाइन हो जाएगा, मनी ट्रांसफर होना इंटरनेशनली ऑनलाइन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस हैज मेड इट पॉसिबल टू गो ग्लोबल। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, कंपनी का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, मच्योर हो चुका है, वहाँ और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ग्रोथ के लिए, इसीलिए ग्लोबलाइज कर रहे हैं। नंबर 3, कोई भी कंपनी ग्लोबलाइजेशन ऐसे ही स्टार्ट करती है कि पहले अपने होम कंट्री में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, फिर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चालू करते हैं फॉरेन कंट्री में, और जब फॉरेन कंट्री में डिमांड इतना ज़्यादा हो जाए तब वहाँ पे वो लोग लोकल फैक्ट्री डाल के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज़ लाइक अ इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नंबर 4, लो कॉस्ट। बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना में और इंडिया में आ रही हैं, अपनी फैक्ट्री डाल रही हैं बिकॉज ऑफ चीपर लेबर कॉस्ट। इनफैक्ट इंडिया की ग्रोथ में आईटी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हाथ है, जो हैदराबाद और बेंगलोर में कॉन्सेंट्रेटेड है, बिकॉज इंडिया हैज़ अ ह्यूज पूल ऑफ इंजीनियर्स जिनकी सैलरी भी कम होती है। तो इसीलिए विदेशी कंपनियां इंडिया में आके ग्लोबलाइज कर रही हैं। नंबर 5, ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर आप एक ही जगह बनाओगे और पूरे वर्ल्ड में बेचोगे तो दाम तो बढ़ जाएगा ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से, तो इसीलिए हर जगह फैक्ट्री डाल के वहीं पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर लो। एंड नंबर 6, कुछ कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग, खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के बिजनेस में है, उनका R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना ह्यूज कॉस्ट लगता है कि अगर उनको अपना कॉस्ट रिकवर करना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन करना है, तो उनको ह्यूज वॉल्यूम बना के बेचना पड़ेगा। तो उनके खुद के देश में तो एक लिमिटेड वॉल्यूम ही बिकेगा। दैट इज़ वाई दे हैव टू ग्लोबलाइज, ताकि पूरे वर्ल्ड में अपना माल बेचकर कॉस्ट रिकवरी कर सकें। तो ये था ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। ये टॉपिक में 3 नाम लिखे हुए हैं, अंदर में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसा लगेगा, ठीक है। पहला नाम है मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट एनालिसिस, MNC जिसको बोलते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो जो कोका कोला, पेप्सी या FMCG कंपनीज होते हैं, ये लोग MNCs होते हैं। हर देश का एनवायरनमेंट एनालाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, कहाँ हम जा सकते हैं, और हर देश में जाके इनको स्ट्रेटजी चेंज भी करनी पड़ती है। तो मल्टीनेशनल एनालिसिस थोड़ा ऊपर लेवल पे होता है, पूरे वर्ल्ड को आप कंसिडर करते हो। उससे थोड़ा सा डीपर लेवल पे एनालिसिस होता है रीजनल, ठीक है। रीजनल एनालिसिस का मतलब बेसिकली हो गया कॉन्टिनेंट बेस, कॉन्टिनेंटल एनालिसिस। आप पाओगे कि इन अ स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट जितने भी देश होते हैं, उनका जो कस्टमर होता है, कस्टमर का परचेजिंग पावर, कस्टमर के टेस्ट पैटर्न, उनका जो कल्चर है वो एक जैसा है। जैसे अमेरिकन्स और यूरोपियंस, ये हम सब को ना एशियन बोलते हैं। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इवन चाइना बोल लो, और इधर में इस साइड में जितने भी कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह सब, ये इनको एक एशियन मार्केट बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे पारिवारिक वैल्यू सिस्टम्स, कस्टमर का जो प्रेफरेंसेस है, कस्टमर का जो पेइंग पावर है, वो लगभग एक जैसा है। तो इसको बोला जाता है रीजनल एनालिसिस। ये ग्लोबल से थोड़ा सा और डीप होके एक पर्टिकुलर रीजन को आप एनालाइज कर रहे हो, जैसे एशिया, यूरोप, अमेरिका, उस तरह से। अमेरिका, कनाडा जैसे एक जैसे हो गए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। फिर इससे भी और डीपर होता है कंट्री लेवल, कंट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस, कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का एनवायरनमेंट, पेस्टल बोला था ना, वो डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टॉपिक नंबर 4, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे टॉपिक 4 में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। अंदर जाने के पहले मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या टॉपिक आएगा। पहले टॉपिक आने वाला है कि हर प्रोडक्ट के कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर को सर्व कर पाओ। तो प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, 5 पॉइंट्स है इसमें, याद करने के लिए टिप पफ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बिकॉज इट हेल्प्स यू टू मेक अ राइट स्ट्रेटजी एट द राइट स्टेज इन द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट जिस लाइफ स्टेज में, उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो इसीलिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर ये भी माइकल पॉटर का ही बनाया हुआ कंसेप्ट है, वैल्यू चेन एनालिसिस। ये देख रहे हो डायग्राम, वैल्यू चेन, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। फिर जाके टॉपिक नंबर 5 तो अलग है।
तो अभी 3 बड़ी टॉपिक है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में 5 चीजें। नंबर 1, प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल हो सकता है। टेंजिबल प्रोडक्ट्स को सेल करना आसान होता है, इनटेंजिबल को सेल करना थोड़ा मुश्किल होता है। टिप पी से प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है जो आप सोच समझ के रखते हो, जो कस्टमर पे करने को तैयार है। प्राइसिंग की अपनी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है, स्किमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये 2 पॉपुलर है। स्किमिंग प्राइसिंग का मतलब होता है कि हमने एक महंगा प्रोडक्ट बनाया है फॉर महंगे कस्टमर्स, जो मार्केट के टॉप कस्टमर्स है, एलीट कस्टमर्स है, उनके लिए। स्किमिंग प्राइसिंग का मतलब महंगा प्रोडक्ट, महंगा लग्जरी प्रोडक्ट और महंगा सामान। पेनिट्रेशन प्राइसिंग एकदम उल्टा होता है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो लोगों की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करता है और मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए हमने एकदम लो प्राइस रखा है, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी। टिप पफ, एफ से फीचर्स, हर प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं जो कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम लोग एक फ़ोन खरीदते हैं तो फ़ोन क्या आज के दिन, मोबाइल फ़ोन क्या सिर्फ बात करने का सामान है कि फ़ोन में और भी बहुत सारे फीचर्स हमें चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल लुक एट इज़ द कैमरा क्वालिटी, बिकॉज आज एक नॉर्मल हाउस होल्ड में, घरों में लोग कैमरा नहीं रखते, उनके लिए यही कैमरा है, सारे जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, वीडियो, फोटो सब इसी में होता है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी 5G या 6G जो भी आएगा उसको कितना सपोर्ट करता है आपका मोबाइल, बिकॉज ऑल द डिवाइसेस आर स्मार्ट एंड इंटरनेट एनेबल्ड। हम लोग बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो पता होने चाहिए कौन से कस्टमर को कौन सा फीचर ज़्यादा भाता है या ज़्यादा पसंद आता है। टिप ऑफ पी से पाइवटल, प्रोडक्ट ही सब कुछ है। कोई भी बिजनेस जो चल रहा है उसका सेंटर पॉइंट है प्रोडक्ट। अगर जिस दिन किसी भी बिजनेस में से आप उस प्रोडक्ट को सेंटर नहीं बनाओगे, उसको हटा दोगे, तो वो बिजनेस फिर टिकने वाला नहीं है, वो बिजनेस फिर चलता नहीं है। आज से कुछ समय पहले एक पर्टिकुलर स्टार्टअप बिजनेस बहुत मशहूर हुआ था, चाय वाला, चाय ऐसे कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा, MBA चाय वाला। तो इट वॉज बेसिकली द कॉन्सेप्ट वॉज कि लोगों को गेट टुगेदर का एक मतलब जगह चाहिए, टी इज जस्ट सेकेंडरी, तो वहाँ प्रोडक्ट सेकेंडरी हो गया था, तो इस वजह से वो बिजनेस फ्लॉप हो गया काफ़ी हद तक। ये अब हम लोग स्टारबक्स में भी महसूस कर रहे हैं। स्टारबक्स विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉफ़ी चेन इन द वर्ल्ड, जिसको टाटा ग्रुप इंडिया में भी लेके आया है, अभी वो भी स्ट्रगल कर रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि वो लोग प्रोडक्ट पे फोकस करने के बजाय एम्बियंस और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। याद रखना, बिजनेस चलता प्रोडक्ट के दम पे, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, तो प्रोडक्ट इज पाइवटल टू द बिजनेस। पफ यू से यूजफुल लाइफ, प्रोडक्ट की लाइफ भी कस्टमर्स के लिए मैटर करती है कि प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी कितना है, कितने दिन तक वो चलेगा, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, दैट ऑल्सो मैटर्स टू द कंज्यूमर। तो प्रोडक्ट के ये 5 फीचर्स है याद करने के लिए। टिप ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ये जो डायग्राम है, मैं एक बात बोल देता हूँ, ये देखने में एस नहीं है, अजीब सा ऐसा है, पर ना हमेशा इसको ऐसे ही बोला जाता है दैट इट इज़ एन एस शेपेड कर्व। तो एग्जाम में अगर सवाल आता है कि PLC इज एन एस शेपेड कर्व, तो फॉल्स मत लिख के आ जाना, ट्रू, इसको एस बोला जाता है, ट्रू, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको हर प्रोडक्ट में नहीं मिलता, ये आपको उन प्रोडक्ट्स में मिलता है जिनकी कुछ लाइफ होती है, कुछ ड्यूरेबिलिटी होती है, जिनको हम बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल्स के एग्जाम्पल क्या है? वो प्रोडक्ट्स जिनकी एक लाइफ होती है, जो FMCG नहीं है, उनको FMCG का उल्टा क्या होता है? ड्यूरेबल्स। जैसे इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ वगैरह, ये सब हो गए वैसे प्रोडक्ट्स विच हैव अ लॉन्गर ड्यूरेबल लाइफ। तो इनके लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनाना ज़रूरी है। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, नाम याद रखना है। शुरुआती स्टेज को बोलते हैं इंट्रोडक्शन या एम्ब्रायोनिक, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। इनमें स्ट्रैटेजी चेंज होती रहती है। इंट्रोडक्शन में कंपनी के उस प्रोडक्ट का बड़ा स्लो ग्रोथ होता है सेल्स का, फिर ग्रोथ स्टेज में जाके पिकअप कर लेता है, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस। मैच्योरिटी में जाके मतलब प्रोडक्ट बिक तो बहुत रहा है पर अब ग्रोथ नहीं हो रहा और फिक्स हो गया है, और फिर डिक्लाइन में तो डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट। इन चारों में अलग अलग बिजनेस स्ट्रैटेजी यूज होते हैं। ये बिजनेस स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने चैप्टर 4 में भी रिवाइज किया था, अभी चैप्टर 2 इससे बस नाम आ रहा है। PD प्रोडक्ट, शुरू में जब आप प्रोडक्ट लेके आते हो इंट्रोडक्शन स्टेज में,
तब आपकी स्ट्रैटेजी होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिकॉज नया प्रोडक्ट है तो पता नहीं मार्केट कैसे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो लोगों के फीडबैक, कस्टमर के फीडबैक पे आप प्रोडक्ट को चेंज करो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर जब प्रोडक्ट आपने काफ़ी डेवलप कर दिया, मार्केट में ग्रोथ पकड़ लिया है, मार्केट जब ग्रोथ पकड़ लेता है देन यू मस्ट फ्यूअल द मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू बिल्ड अ बिगर मार्केट। इन दो स्ट्रैटेजीज प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट के बारे में जिक्र किया है आइगोर एंसॉफ ने, एंसॉफ मैट्रिक्स, जो मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके अगले चैप्टर्स में, ठीक है। थर्ड, जब आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में है ना, तब बीसीजी की भाषा में उसको बोला जाता है कैश काउ। बीसीजी मैट्रिक्स में इन प्रोडक्ट्स को कैश काउ बोलते हैं, मतलब इनमें अब आपको मेहनत नहीं करनी, ये बस पैसा कमा के देते जाएगा, तो इसमें बस आपको कमाना है, पैसा निकालना है, तो उसको एक नाम दिया जाता है हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, मतलब बस फसल उगी हुई काटो और पैसा छपाओ, ठीक है। एंड लास्ट, जब डिक्लाइन होने लगता है प्रोडक्ट का, तब आपकी कोशिश है कि जितना निकाल सकते हैं निकाल लो, मिल्क द प्रोडक्ट एज मच एज पॉसिबल, और फिर बंद कर दो, डाइवेस्ट कर दो, तो हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। तो ये था सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके ऊपर जो भी राइटअप है ना, मैंने उसको इसी में एब्जॉर्ब कर दिया था, तो यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लिए। अब ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा डायग्राम मैंने क्या बनाया, ये मैंने इससे बनाया कि जैसे आईफोन 15 का तुम एग्जाम्पल लो, जब एक आईफोन 15 डिक्लाइन में जाता है, तो डिक्लाइन में जाते ही उसके नया मॉडल लॉन्च कर देती है आईफोन 16, वो ग्रो करेगा, फिर जब उसका डिक्लाइनिंग स्टेज आएगा 6-8 महीने बाद, साल भर बाद, तब आईफोन 17। तो बड़ी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में होती हैं, जब उनका एक प्रोडक्ट डिक्लाइन में जाता है, डिक्लाइन के टाइम पे वो दूसरा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या पहले मैच्योरिटी के टाइम पे दूसरा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है डिक्लाइन आएगा उसके पहले नया प्रोडक्ट ग्रो कर जाएगा। तो ये चलते रहता है, ये जो ग्राफ है ये बंद नहीं होता है, चलते रहता है, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटजीज मैंने उस डायग्राम में डिस्कस कर दी थी, रिवाइज करा दी थी अभी। अब आई एम गोइंग टू टीच यू वैल्यू चेन एनालिसिस बाय माइकल पॉटर। वैल्यू चेन एनालिसिस अगर डिस्क्रिप्ट एमसीक्यू में आता है तब तो कोई टेंशन नहीं है, अगर डिस्क्रिप्टिव में आता है तो मेरी सबको एडवाइस है, प्लीज़ ये डायग्राम ड्रॉ करना। जब मैंने क्लास लिया था इस टॉपिक का, तो मैंने तुम लोग को पेपर पर ऐसे ड्रॉ करके भी दिखाया था कैसे ड्रॉ करना है फटाफट। मेरे पास यहाँ पे अभी वो है नहीं, वो मैंने रफ में ड्रॉ करके मिटाया था, कि स्टूडेंट को वो हैबिट होनी चाहिए कि वो इस डायग्राम को ड्रॉ कर सके। इनफैक्ट पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देयर आर लॉट ऑफ डायग्राम्स, एंड अगर वो डायग्राम्स तुम ड्रॉ करके आ सकते हो डिस्क्रिप्टिव के आंसर में, तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, बिकॉज तुम मुंह से जितना बोलोगे उससे 10 गुना तुम्हारे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एग्जामिनर इमीडिएटली इम्प्रेस्ड हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तो मैं पर्टिकुलरली बोला हूँ कई बार क्लास में भी कि प्लीज़ यूज़ द डायग्राम्स, उसको ड्रॉ करो, ओके। नाउ देखो ये डायग्राम ड्रॉ कैसे किया हुआ है। डायग्राम में 2 पार्ट है, जो बॉटम पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन, दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, लिखा हुआ है देखो प्राइमरी एक्टिविटी 1 2 3 4 5 याद करना है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल एंड आफ्टर सेल सर्विस। और ऊपर वाले जो 4 हैं इनको बोलते हैं सपोर्ट एक्टिविटीज, देखो लिखा हुआ है सपोर्ट एक्टिविटीज, उसमें लाइन से 1 2 3 4 FHTP, F फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, P से प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो बिजनेस में ये 9 एक्टिविटीज है, 5 प्राइमरी 4 सेकेंडरी। इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करके बिजनेस को क्या मिलता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम कहते हैं मार्जिन। सो द ब्लू कलर ऑफ दिस डायग्राम, वो जो ट्रायंगुलर एक्स्ट्रा निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन यानी प्रॉफिट, ओके। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसने बनाया था, माइकल पॉटर ने। माइकल पॉटर का बोलना था कि यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट आपके बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ईच एक्टिविटी इज एडिंग some value to the organization. If an activity is not adding value to the organization, it should be stopped and removed from the process. तो हर एक्टिविटी कुछ वैल्यू एडिशन करता है। प्राइमरी एक्टिविटीज वो है जिनके बिना बिजनेस हो ही नहीं पाएगा। अल्टीमेटली बिजनेस का काम क्या है, नया प्रोडक्ट बना के कस्टमर को बेचना, तो वो है प्राइमरी। और उसको सपोर्ट कौन करता है, ये 4 सपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिविटीज। लुक एट दिस डायग्राम प्लीज। ओके, कंसिडर अ टीवी और अ फ्रिज, ये वैल्यूएशन का डायग्राम है। तो नंबर 2, ये एक फैक्ट्री है जहां पर ऑपरेशंस होते हैं कंपनी के, जहां रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। तो रॉ मटेरियल खरीदना भी तो पड़ेगा,
तो सप्लायर के यहाँ से रॉ मटेरियल अपने फैक्ट्री तक लाना, उस प्रोसेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ है, परचेज करना, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सब एक्टिविटीज़ कहलाएंगी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाया गया, फिर फैक्ट्री में आपने ऑपरेशंस करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग। फिर आपको फिनिश गुड्स अपने सारे रिटेल चेन में कस्टमर्स के यहाँ पहुँचाना है, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अगेन ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, इंश्योरेंस ऑफ मटेरियल, वो सब इसमें आएगा। जब शोरूम पे पहुंच गया, वहां से बेचा जाएगा, तो बेचने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग क्रिएट्स अ ब्रांड नेम एंड अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड द कंपनी अमंग द कंज्यूमर्स, एंड सेल्स इज द प्रोसेस वेयर द कस्टमर एंड द कंपनी मेक्स एन इंटरफेस, अ कम्युनिकेशन। जैसे सेल्स वो प्रोसेस है जहां पर कस्टमर आके अल्टीमेटली अपना डिसीजन एक्सरसाइज करके कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहा है। कंपनी की चेष्टा होनी चाहिए कि सेल्स का जो एक्सपीरियंस है फॉर द कस्टमर, वो जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा रिपीट सेल आएगा। रिपीट सेल का मतलब वही कस्टमर बार बार रिपीट ऑर्डर कंपनी को देगा। तो सेल्स प्रोसेस, ठीक है। जैसे आप कोई सामान खरीदने रिटेल शोरूम में जाते हो तो प्रोडक्ट को देखते हो, फील करते हो, ठीक है, कई सारे डेमो देखते हो, सेल्समैन आपके साथ बात करता है, आपको क्वालिटी के बारे में समझाता है, आपको बताता है दो प्रोडक्ट के बीच में कि क्या डिफरेंस है, नहीं है, आपके साथ प्राइस नेगोशिएशन करता है, आपको कन्विंस करता है। ऑल दीज इज पार्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। एक बार कस्टमर के यहाँ घर पहुँच गया, उसके बाद क्या होता है, सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में तो आफ्टर सेल सर्विस होते ही है ना। आज बड़े बड़े कंपनियों के सामान ज़्यादा इसलिए बिकते हैं बिकॉज कस्टमर को भरोसा है कि गड़बड़ होने पे मैं इनके सर्विस सेंटर पे जाके ठीक करवा सकता हूँ। आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं इसको। ओके, सो ये वैल्यू चेन का पूरा कॉन्सेप्ट है। माइकल पॉटर ने ही बनाया था एक कॉन्सेप्ट, और उसके दिमाग में यही था कि भाई एक बार अगर कंपनी समझ जाए कि उनके क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं और वो किस तरह से वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल करके कंपनी अपनी प्रॉफिट बढ़ा सकती है या फिर अपने कॉस्ट को कम कर सकती है। लाइक एन एक्टिविटी विच डज नॉट जनरेट एनी वैल्यू शुड बी स्टॉप्ड, ताकि उस पर खर्च होना बंद हो जाए तो कंपनी का कॉस्ट कम लगेगा ना, ठीक है। या कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसको कंपनी नहीं कर रहा है पर करना चाहिए जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल आफ्टर सेल सर्विस हो सकता है, मार्केटिंग एंड सेल हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। डायग्राम डन है। यही जो मैंने 9 एक्टिविटीज समझाई ये नीचे लिखे हुए आएंगे, आओ एक बार देख लेते हैं। Inbound logistics are the activities concerned with receiving, storing, distributing the inputs to make the product or service. क्या क्या आएगा इसमें? Material handling, inventory control, inventory management, transportation. Operation is the process that converts raw material to finished goods or service. इसमें क्या क्या activities होती हैं? देखो, machining, packaging, assembly, testing, ठीक है। Third, outbound logistic is the process that collects the finished goods from the factory and transports it to the retailers and customers. That is outbound logistics. इसमें क्या आता है? Warehousing, material handling, storing, transport. Marketing and sales is the process by which the customer is made aware of the product and service and enables the customer to purchase your products. जैसे सेल्स के कई सारे चैनल होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑनलाइन सेल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, एक होता है थर्ड पार्टी पोर्टल्स के थ्रू कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना, एक होता है फिजिकल शॉप्स में कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना। तो डिफरेंट सेल्स चैनल आर देयर। तो इसमें क्या क्या आता है? सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग। सर्विसेज मीन्स कस्टमर के यहाँ प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना, कस्टमर को यूजर ट्रेनिंग देना कि सामान यूज कैसे करना है, आफ्टर सेल सर्विस देना, प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देना, इंश्योरेंस देना। आजकल मोबाइल खरीदते हो लोग वहीं पे बोलते हैं इंश्योरेंस लोगे क्या, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ये रहा, स्टार्ट हो गया यहाँ पे, यहाँ से चालू करेंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी के अंदर जितने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ऑल दीज डिपार्टमेंट्स सपोर्ट क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द बिजनेस टू रन। अगर आपकी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं है, टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है, IT डिपार्टमेंट नहीं है, तो इनके बिना कंपनी चलेगी तो नहीं। ये भी तो ज़रूरी है, पर ये मेन काम नहीं है, ये सपोर्ट काम है, ठीक है। इनको बोलते हैं सपोर्ट एक्टिविटी। फिर नंबर 2, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HR चाहिए। हर कंपनी में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका रिक्रूटमेंट, सैलरी पेमेंट करना होता है मंथली, पैकेज डिज़ाइनिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, वो सब करना।
थर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मतलब है नो हाउ। कोई भी प्रोसेस को करने के लिए आपको नो हाउ जरूरी है। आपके नो हाउ और प्रोसेसेस जितने अच्छे होंगे ना, आपका बिजनेस उतना ज़्यादा डेवलप करेगा। आपको एक फ़र्क दिखाई देगा, आप ना किसी नेशनलाइज बैंक में जाओ और किसी फॉरेन बैंक में जाओ। फॉरेन बैंक का जो प्रोसेसेस है वो बहुत फास्ट है, स्मूथ है और स्ट्रीमलाइंड है। नेशनलाइज बैंक्स का उतना नहीं है। तो नो हाउ प्रोसेस की वजह से बिजनेस पे असर पड़ता है, बिजनेस बिकम्स फास्टर एंड बेटर। एग्जाम्पल, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। Procurement. Procurement is the process by which the company obtains the resources required to do the business, whether it is raw material or whether it is fixed assets. तो उसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, procurement of fixed assets. टॉपिक 4 खत्म होती है। अब टॉपिक 5 रिवाइज करा रहा हूँ, ये भी बहुत मस्त है, लंबा टॉपिक है। इसमें क्या क्या आएगा यहीं पे लिखा हुआ है, देखो। टॉपिक 5, इंडस्ट्री एनालिसिस। अभी प्रोडक्ट एनालिसिस कर लिया हमने, अभी हम करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस। तो इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर कंपटीशन का एक बहुत बड़ा रोल है। इंडस्ट्री एनालिसिस में 4 चीज़ें आएंगी, 4 टॉपिक आएंगे। इट विल स्टार्ट विथ पॉटर्स 5 फोर्सेस, जो बगल में एक छोटा सा डायग्राम और डिटेल डायग्राम अगले पेज पे है। सेकंड, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, एक्सपीरियंस कर्व, एंड देन लास्ट वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस? द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई the different types of competitive forces या competitive pressures that we will have to face to survive and thrive in the industry. अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो आपको compete करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कंपटीशन के बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी ऐसा काम है धरती पे जिसको करके हम पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ऑब्वियसली कोई और भी वो काम जरूर करेगा, और वो जो दूसरा व्यक्ति वो काम करेगा उसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटर। सो बिजनेस करना अगर है तो सबसे बड़ी चीज़ है तुम्हारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि तुम हर वक्त compete करने को रेडी हो। कंपटीशन तो हमें बचपन से सिखा दिया जाता है। जब हम स्कूल में भी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो स्कूल में भी तो बहुत सारा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। क्लास में कोई फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, नीचे तक। हालांकि स्कूल में कंपटीशन का लेवल वैसा नहीं होता, क्योंकि एंड ऑफ द डे सारे स्टूडेंट्स पास करके अगली क्लास में चले जाते हैं। पर जब हम लोग क्लास 12 पास करके कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, हम CA, CMA, CS या कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं, तो वहाँ से कंपटीशन टफ होने लग जाता है, बिकॉज हर कोई स्टूडेंट पास नहीं करेगा। ऑन एन एवरेज 20% पास करेंगे, 80% फेल करेंगे। तो वो कंपटीशन बहुत तगड़ा हो जाता है, और उसी वजह से तो कई स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमको कोर्स लेना भी है कि नहीं लेना है। ठीक है, तो जब आप बिजनेस में घुसोगे तब तो सर कंपटीशन और टाइट हो जाता है। अगर मतलब ऐसे समझो तुम लोग कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो मैं CA CMA की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर पास परसेंटेज 20% है सपोज, तो बिजनेस में पास परसेंटेज होता है 0.1%। इतना टफ होता है बिजनेस, बिकॉज कहीं भी अगर 2 पैसा बन सकता है तो उसमें सब लोग अपनी चेष्टा करेंगे, और वहाँ पे आपको compete करना पड़ेगा। compete मतलब ये थोड़ा है कि ऐसे लड़ाई करने खड़े हो जाए। compete करने का मतलब है you will have to offer better goods, better services and at a lower price, then customer will choose your product and abandon the competitor's product. इसी को तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, टू डेवलप सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि अपने पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसा होना चाहिए जिससे कस्टमर हमें चुने, हमारे कंपटीटर के पास नहीं जाए। डेवलप सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, तो वो सारे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को स्टडी करना, उसी को हम कहते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। तो अगर पूछा जाए कि इंडस्ट्री एनालिसिस क्या है, तो ये रहा एक लाइन का डेफिनेशन। अब एक एक करके ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहली टॉपिक है पॉटर्स 5 फोर्सेस। पॉटर्स 5 फोर्सेस का ये एकदम सिंपल डायग्राम है, लंबा चौड़ा डायग्राम चाहिए वो ये रहा। ठीक है, मैं सिंपल डायग्राम क्लास में हमेशा बनाते इससे रहता हूँ, बिकॉज मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, और अगर इस पर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा है और आप डायग्राम बना दो, तो आपका राइटअप भले ही उतना अच्छा नहीं हो, पर आपके डायग्राम की बदौलत आपका जो एग्जामिनर है वो आपको नंबर दे देगा। यहाँ पे देखो, सेंटर पीस में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव फोर्स कौन है? मेरा बिजनेस राइवल। राइवल मतलब होता है वो मेरा कंपटीटर जो सेम प्रोडक्ट बना रहा है, जो सेम कस्टमर को टारगेट कर रहा है। और कौन सर? लेफ्ट साइड सप्लायर। सप्लायर के पास भी कभी कभार बार्गेनिंग पावर आ जाता है बहुत तगड़ा। उस तरफ बायर, कई बार बायर के पास बार्गेनिंग पावर आ जाता है।
टॉप में ऊपर न्यू एंट्रेंट्स, आपकी इंडस्ट्री में हमेशा कोई ना कोई नया प्लेयर आएगा जो मार्केट को डिसरप्ट करेगा। एंड लास्ट सब्सटीट्यूट, सम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर देयर जो हमारे प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट है, बिकॉज वो कस्टमर को सेम टाइप का वांट सेटिस्फाई करवा रहे हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, तो वो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स है, ये भी हमारे लिए खतरा है। तो ये 5 कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स हैं। हमें अभी डिटेल में हम लोग को एक बार रिवाइज करना है कि हाउ आर दीज 5 फोर्सेस अ सोर्स ऑफ टेंशन कंपटीशन ऑन द कंपनी। प्रॉब्लम क्या है, इधर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये एक एक करके आ रहा है, यही सेम डायग्राम जो वहां देखा, अब इसको यहां से मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला कॉम्पिटिटिव फोर्स एज पर माइकल पॉटर कौन है? द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। मैं रिवीजन तो करा ही रहा हूँ, संग संग थोड़ा समझा भी रहा हूँ, फटाफट एकदम नहीं भाग रहा हूँ, ठीक है, समझा भी रहा हूँ कि याद आते जाए। और हम लोग को डायलॉग भी तो याद करना है, तो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो बढ़िया है। न्यू एंट्रेंट खतरा क्यों होता है? आप अपनी इंडस्ट्री में आ गए हो, आप सेटल्ड हो, सब कुछ हो, पर उस इंडस्ट्री में नए नए प्लेयर्स आएंगे। नया प्लेयर जो होता है ना, वो अपने साथ कुछ नया रेवोल्यूशनरी आइडिया लेके आता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आता है, कोई नई तरह की स्ट्रैटेजी लाता है, प्राइस को कम करता है, तो आपके कंपटीटर्स को वो तोड़ता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो डेफिनेटली दैट्स अ कॉम्पिटिटिव प्रेशर। नाउ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर देर आर एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर का मतलब होता है कि नया एंट्रेंट आसानी से उसमें घुस नहीं सकता। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एंट्री बैरियर्स? कुछ इंडस्ट्रीज में एंटर करने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट या इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप उसमें तभी सर्वाइव करोगे जब आप एक बार में लार्ज प्रोडक्शन करो। तो नया एंट्रेंट के पास, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन केबिलिटी कम होती है, डिमांड कम होती है ना, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज नहीं मिलेगा। नंबर 3, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसे अगर आईफोन या एप्पल जो मोबाइल फोन वाला धंधा है, उसमें इतना वैरायटी का प्रोडक्ट लाना पड़ता है जो एक न्यू एंट्रेंट के लिए मुश्किल है। तो न्यू एंट्रेंट अपने साथ कुछ और सोचेगा। तुम लोगों ने शायद सुना होगा, एक फ़ोन आया है नथिंग, नथिंग बोल के एक फ़ोन है। आजकल इस तरह के भी फ़ोन चल रहे हैं जहाँ पर लोग चाहते हैं कि हमारा किसी भी तरह स्क्रीन टाइम सेव हो जाए, हम ज़्यादा दिन भर फ़ोन नहीं देखें, मतलब एकदम लो कॉस्ट बढ़िया काम का फ़ोन हो, तो वो भी चलता है। डिफरेंशिएशन। 4, स्विचिंग कॉस्ट। कोई एक कस्टमर है जो एक पर्टिकुलर बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, अगर वो नए एंट्रेंट में शिफ्ट करेगा तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्विचिंग कॉस्ट। मतलब आप सोचो ना, तुमने जीवन भर अगर विंडोज सॉफ्टवेयर में काम किया तो तुम एप्पल वाले लैपटॉप में जाओगे तो तुमको दिक्कत लगेगा। तुमने सपोज अगर एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ किया तो तुम iOS एप्पल का फ़ोन यूज़ करोगे तो थोड़ा दिक्कत लगेगा। इन सबको बोलते हैं स्विचिंग कॉस्ट। ब्रांड पावर होता है, तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ ब्रांड वर्क करता है, तो नए एंट्रेंट को जल्दी से लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं मिलेगा नए एंट्रेंट को जो पुराने प्लेयर्स के पास पहले से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई भी नया एंट्रेंट जैसे ही आता है तो बड़े प्लेयर्स भी अग्रेसिवली उसको पीट पीट के नीचे गिराने की चेष्टा करते हैं। तो ये सब हो गए एंट्री बैरियर्स, ठीक है। स्विचिंग कॉस्ट बताया हुआ जो मैंने बोला, स्विचिंग कॉस्ट का मतलब होता है इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर अ कस्टमर टू शिफ्ट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। उसमें जो उसको टाइम, एफर्ट, एनर्जी या पैसा लगेगा उसको बोलते हैं स्विचिंग कॉस्ट, ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, ये भी तो एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर है ना। अगर आपके बायर्स बहुत ताकतवर है तो आपको बहुत कम प्रॉफिट और कम मार्जिन में प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, जिससे आपके लिए बिजनेस सर्वाइवेबल नहीं रह जाएगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स स्पेशली कब होता है? जब उस इंडस्ट्री में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बायर्स होते हैं, मतलब फ्यू बायर्स। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो, एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो मास कंज्यूमर्स लोग नहीं लेंगे, जो केवल एकदम सेलेक्टेड फ्यू बायर्स देंगे, तो वो जैसा चाहेंगे वैसा आपको नचाएंगे। बायर्स के पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा कब हो जाता है? जब उन्हें व्हेन दे हैव फुल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड द सब्सटीट्यूट्स ऑल्सो, तो वो आपको छोड़कर सब्सटीट्यूट में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े बायर्स हैं, इंडस्ट्रियल बायर्स हैं जो एक बार में बहुत बड़ा ऑर्डर साइज आपके पास प्लेस करते हैं। एंड नंबर 3, कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत कम बायर्स हैं, तो वो आराम से आपको छोड़ के कहीं और शिफ्ट मार सकते हैं। तो उस तरह का डेंजरस होता है। मैं इसका एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, द कंपनीज विच मेक इंडस्ट्रियल गुड्स ऑलवेज हैव टू फेस दिस टाइप ऑफ प्रेशर, एंड द कंपनी विच मेक्स रिटेल गुड्स, उनको ये प्रेशर नहीं है। जैसे हम टीचर लोग हैं, अब हम टीचर लोग जो हैं वो हम 10 या 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? हम लोग हज़ारों को पढ़ाते हैं। तो इसीलिए बार्गेनिंग पावर वहाँ पे बायर का ज़्यादा नहीं होता।
लेकिन सोचो कि अगर एक टीचर सिर्फ 10 स्टूडेंट पढ़ा रहा होता, उसके पास 10 ही होते, तो वो 10 कस्टमर्स जैसा बोलते उसको वैसा करना पड़ता। तो ये होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। सिमिलरली बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, आपका जो सप्लायर है वो कुछ ऐसा रॉ मटेरियल दे रहा है जो ज़्यादा लोग नहीं देते, उस रॉ मटेरियल के केवल फ्यू सप्लायर्स हैं, तो जो कीमत वो मांगेंगे हमें वो चुकानी पड़ेगी। वो एकदम स्पेशलाइज तरह का रॉ मटेरियल बना रहे हैं, बहुत स्केर्स रॉ मटेरियल है, ज़रूरी है, तो वहाँ पे सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाता है। नंबर 4, इंडस्ट्री राइवलरी, मतलब मेरे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, वो तो कॉम्पिटिटिव फोर्स है, दैट्स द मोस्ट सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अब इसमें मार्केट कितने टाइप का होता है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली मतलब एक लीडर है, सिर्फ एक। ओलिगोपोली मतलब जैसे 2 या 3 है, जैसे पेप्सी, कोकोला वगैरह। ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ सेलर्स बट उनका प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड है। और परफेक्ट कंपटीशन मतलब देयर आर लॉट ऑफ सेलर्स एंड एवरीवन इज सेलिंग प्रीटी मच द सेम प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो कॉम्पिटिटर्स के साथ आपका रवैया क्या होगा वो डिपेंड करता है किस टाइप की इंडस्ट्री में आप ऑपरेट करते हो। लास्ट, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, कुछ प्रोडक्ट्स ही ऐसे होते हैं ना जहां हमेशा सब्सटीट्यूट्स का खतरा रहता है। एग्जाम्पल देखो मैंने क्या लिखा है, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग वर्सेस जूट कॉटन बैग, दे आर सब्सटीट्यूट ऑफ वन अनदर। ठीक है, अनदर इनडायरेक्ट सब्सटीट्यूट, कैमरा वर्सेस स्मार्टफोन। आजकल ना नॉर्मल कैमरा बिकते ही नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है सबके मोबाइल में बढ़िया एकदम हाई क्वालिटी का कैमरा है जो आपको मल्टीपल फीचर देता है जो कैमरा भी नहीं देता। तो आजकल कोई भी कंपनी अगर कैमरा में है, जैसे सोनी है, SONY सोनी है, कोडैक वगैरह, तो ये लोग सिर्फ हाई एंड कैमरा बनाते हैं जो फोटोग्राफर्स लोग खरीदते हैं, हम जैसे ऑर्डिनरी लोग नहीं खरीदते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का सेकंड टॉपिक। You must decide whether your industry is attractive or not. If your industry is not attractive, then please get away from that industry. कोई भी कंपनी जब एक पर्टिकुलर मार्केट इंडस्ट्री में एंटर करती है तो उसकी अट्रैक्टिवनेस को देखती है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज ऑल्सो अ बिग टॉपिक जो GE मैट्रिक्स में आता है, जो आगे के चैप्टर्स में, मतलब बाद वाले चैप्टर्स में आने वाला है। GE मैट्रिक्स में इन्होंने बोला किसी भी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को अगर आपको स्टडी करना है तो आपको ये फॉलोइंग फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। क्या? नंबर 1, इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब वो इंडस्ट्री एज अ होल ग्रो करेगी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल टोबैको इंडस्ट्री, स्मोकिंग टोबैको, सिगरेट, टोबैको इंडस्ट्री जो स्मोकिंग टोबैको है वो इंडिया में स्टैगनेंट है, ग्रो नहीं कर रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स उनके हैं उनके लिए वो अट्रैक्टिव है, पर किसी न्यू एंट्रेंट के लिए वो अट्रैक्टिव नहीं है। नंबर 2, वेदर टाइम के साथ कंपटीशन स्ट्रांग होगा कि वीक होगा। अगर स्ट्रांग होगा तो नहीं जाना है, वीक होगा तो जाना है। नंबर 3, प्रॉफिटेबिलिटी, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, तो हाई प्रॉफिट मार्जिन इज डेफिनेटली एन अट्रैक्शन। नंबर 4, आवर पोजिशन इन दैट इंडस्ट्री, हम उस इंडस्ट्री में नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हैं कि एकदम पीछे हैं। अगर हम लोग उस इंडस्ट्री में डोमिनेंट पोजीशन पे तो हटना नहीं चाहिए, और नहीं है तो हट जाना चाहिए। नंबर 4, पोटेंशियल टू कैपिटलाइज ऑन द वीकनेसेस ऑफ द राइवल, क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब देखो कई बार क्या होता है ना, जब लोग एक इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उस इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर वीक हैं और मैं उनके इस वीकनेस का फायदा उठा सकता हूँ, तभी तो कोई एंटर करता है, वरना कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में एंटर क्यों करेगा? बिकॉज हर बिजनेस में कंपटीशन है, हर इंडस्ट्री में कंपटीशन है। तो किसी भी न्यू प्लेयर को ये लगेगा कि हाँ मैं एग्जिस्टिंग प्लेयर से बढ़िया हटा सकता हूँ, उसको हटा सकता हूँ, तभी तो वो आएगा उसमें। नंबर 6, वेदर द कंपनी इज एबल टू डिफेंड इट सेल्फ, क्या कंपनी उस पूरे इंडस्ट्री में जो ड्राइविंग फोर्सेस है जो बर्बाद कर सकते हैं उसको, उससे अपने आप को बचा सकता है कि नहीं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, प्रॉब्लम्स इन दैट इंडस्ट्री, एंड लास्ट पॉइंट, उस इंडस्ट्री में अगर हम लोग कंटिन्यू करते रहे तो इससे हमारे बाकी बिजनेसेस पे क्या असर पड़ेगा, अच्छा या बुरा। तो इन्होंने बोला दीज आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व ना लर्निंग कर्व से ही पैदा हुआ है। देखो ये डायग्राम, यहाँ पे क्या प्लॉटेड है, कॉस्ट पर यूनिट, और वहाँ पे क्या प्लॉटेड है, नंबर ऑफ यूनिट्स। कॉमन सेंस की बात है, आप जितना ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे आपका पर यूनिट कॉस्ट उतना ही कम होते जाएगा, डिक्लाइन होते जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस कर्व।
देखो एक्सपीरियंस कर्व का जो महामंत्र है वो क्या है, यूनिट कॉस्ट, मतलब पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, इधर, ठीक है। एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन द कॉमनली ऑब्जर्व phenomenon that unit cost decline as the company accumulates experience with the increase in the production capacity। इसके ना मैं बोलता हूँ 4 कारण है। प्लेट, ठीक है, प्लेट पीस है। प्रोडक्ट रीडिज़ाइन, समय के साथ साथ कंपनी अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज कर दी थी जिससे कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए। एल से लर्निंग इफेक्ट, समझ में आ जाता है कहाँ कहाँ हम गलतियाँ करें उसको ठीक करें। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बोलते नहीं है एडवर्स वेरिएंसेस, तो कहाँ कहाँ एडवर्स वेरिएंस हो रहा है उसको ठीक करा जाए, लर्निंग कर्व। फिर टी से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगा अगर तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। और फाइनली ई से इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब आप लार्ज स्केल कोई चीज़ बनाते हो तो पर यूनिट सर वो सस्ता पड़ता है, ठीक है। दिस इज एक्सपीरियंस कर्व, ये मैंने वही क्लास में ड्राइंग प्रैक्टिस करवाया था, ठीक है। तो बिग कंपनीज ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस एक्सपीरियंस कर्व। नेक्स्ट, वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है, आज ये डायग्राम को देखो, ठीक है, एकदम सिंपल, बॉटम अप पढ़ेंगे। पहले बॉटम, मान लो कि एक कंपनी है जिसको एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका कॉस्ट लगता है 200 रुपया और बेचते हैं 500 में, पर कस्टमर्स जो उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उसको उसकी वैल्यू ज़्यादा लगती है। लेट्स से प्रोडक्ट का एमआरपी 500 है, पर कस्टमर को लगता है इस प्रोडक्ट की वैल्यू तो 700 होनी चाहिए, तभी तो वो उसको खरीदेगा। हम और तुम जब भी मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं और एमआरपी देखते हैं तो हम यही सोचते हैं यार ये उचित है कि अनुचित है। अगर मुझे लगता है उचित है तो इसका मतलब मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे वैल्यू जो है मिलेगी इस प्रोडक्ट की कंजम्पशन से, वो एमआरपी से ज़्यादा है। उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। लाइक इन दिस डायग्राम, what is the price that the customer has paid? 500 rupees. What is the value that the customer thinks he or she is deriving from the use of the product? 700. तो consumer surplus कितना है? 200. और कंपनी जिसने बेचा उसका सरप्लस कितना है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 500 माइनस 200, 300। तो अब सुनो, इस पूरे मैट्रिक्स में सबसे नीचे कौन है? कॉस्ट ऑफ द कंपनी 200, और सबसे टॉप पे क्या है? वैल्यू परसीव्ड बाय द कस्टमर 700। ये 200 से 700 का जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी बैंड। क्या बोलते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी प्राइसिंग बैंड। अगर कंपनी एग्जैक्टली पता कर पाए कि उसके प्रोडक्ट्स का कस्टमर के माइंड में क्या परसीव्ड वैल्यू है, तो वहां तक वो अपने प्रोडक्ट का एमआरपी बढ़ा के रख सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी बैंड। नाउ व्हाट इज वैल्यू क्रिएशन? Value creation is an activity through which the company increases the perceived value of the product in the eyes of customer। कई बार तो वो genuine value increase होता है और कई बार brand increase करने की वजह से भी होता है। For example, कई बार चीज़ वही है लेकिन कंपनी ने इतना मार्केटिंग किया है कि लोगों के दिमाग में ब्रांड परसेप्शन हाई हो गया है, तो वो हायर ब्रांड वैल्यू के लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार है, जबकि प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। परसीव्ड वैल्यू को बढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट को बढ़ाएं। हम एक्चुअल को भी बढ़ा सकते हैं, बेटर प्रोडक्ट फीचर्स, लॉन्गर शेल्फ लाइफ देके वो सब करके भी बढ़ा सकते हैं। इट लीड्स टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर कस्टमर की नज़रों में आपके प्रोडक्ट का परसीव्ड वैल्यू बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। आप फिर ज़्यादा प्राइस कमांड कर सकते हो। पीपल आर रेडी टू पे मोर फॉर लग्जरी आइटम्स बिकॉज दे फील कि उससे हमको ज्यादा वैल्यू डिराइव हो रहा है। नेक्स्ट 6 नंबर टॉपिक, मार्केट एंड कस्टमर। ओके, अब यहां पे कस्टमर और मार्केट की बात होगी पूरी। नेक्स्ट टॉपिक, मार्केटिंग एंड कस्टमर। ओके, मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है उस इंडस्ट्री में, एक कंपनी के नहीं बल्कि उस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं सबके जितने भी कस्टमर्स जोड़ लो, उनको बोलते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स प्लस पोटेंशियल और नए कस्टमर्स कितने हो सकते हैं। सो टोटल एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी का उससे फर्क नहीं पड़ता, टोटल कस्टमर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट जो है अभी प्लस जो और हो सकता है वो मिला के कहलाता है मार्केट। एग्जिस्टिंग कस्टमर प्लस पोटेंशियल कस्टमर। Market is a place, physical or virtual, where buyers and sellers meet and exchange the products and services for a price। अब मार्केट दो प्रकार का होता है, फिजिकल मार्केट जिसको ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप बोलते हैं, और दूसरा वर्चुअल मार्केट जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मार्केटिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा मंत्र है मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, 4P।
4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, महा इंपॉर्टेंट है, ये बाद में डिटेल में आएगा, मैं हल्का सा बता देता हूँ। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा है तो वो खुद वर्ड ऑफ माउथ से लोग एक दूसरे को बोलेंगे, रिपीट परचेज करेंगे और भी लोगों को बोलेंगे, दैट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अपनी मार्केटिंग खुद करता है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, प्राइस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लॉट ऑफ कस्टमर्स आर प्राइस सेंसिटिव, तो आप अगर एक उचित प्राइस रखोगे जो रीजनेबल है तो ज्यादा सेल पे फर्क पड़ेगा। प्लेस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक कितने अलग अलग आउटलेट से पहुंच रहा है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग, जितने ज़्यादा चैनल से बिकेगा उतना ज़्यादा सेल होगा। एंड प्रमोशन मीन्स तो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट। तो मार्केटिंग के 4 P होते हैं, इनको मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। अब इन्होंने बोला कि मार्केटिंग देखिए 3 प्रकार की होती है, ABC। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी इन तीनों का मिक्सचर करती है। प्योर सिर्फ A या B या C आपको मुश्किल से मिलेगा। हालांकि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग का मतलब होता है कि अगर हम लोग अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो कस्टमर्स उसकी कदर करेंगे, वैल्यू करेंगे मोर देन द कॉम्पिटिटर, और हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। जैसे आईफोन, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कि हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा है, प्रोडक्ट पूरा चमकाया जा रहा है फोटो के साथ वगैरह, ठीक है। दूसरा है सेल्स ओरिएंटेड मार्केटिंग। इसका मतलब है अगर हम लोग बहुत मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट किया, तो हम प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर देंगे और कस्टमर्स खरीदने लग जाएंगे। जैसे विमल में आप प्रोडक्ट की ऐड तो नहीं कर सकते ना, प्रोडक्ट को तो चमका नहीं सकते कि लो जर्दा खाओ, गुटखा खाओ, है ना, तो और ज़रूरी भी नहीं है लोगों के लिए खाना। तो वहाँ पे ऐसा विश्वास है कि जितना मार्केटिंग करूँगा कस्टमर उतने अट्रैक्टेड होके खरीदेंगे। और तीसरा है कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। कस्टमर को टारगेट करो, उसकी शॉपिंग हैबिट्स को टारगेट करो, उनको ज़्यादा पकड़ो। अगर उनको पकड़ लिया, उनके बाइंग हैबिट्स को, तो हम लोग आराम से अपना माल बेच लेंगे। जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो 3 नंबर करते हैं कस्टमर ओरिएंटेड। जैसे मिंत्रा, ठीक है, मिंत्रा का कोई भी ऐड आप देखोगे, आप दिखाओगे लड़का हो या लड़की हो, कपड़े पहन के अजीब आएंगे और बोलेंगे कहाँ से खरीदा, मिंत्रा से खरीदा, उसमें सेल लगी है, उसमें ये मिल रहा है, उसमें वो मिल रहा है। आप अलग अलग फैशन ब्रांड्स कंपेयर कर सकते हो। तो मिंत्रा कोई खुद प्रोडक्ट थोड़ा बना रहा है, वो तो अलग अलग फैशन ब्रांड्स को बेचने का एक प्लेटफॉर्म बन के बैठ गया है। कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। जैसा कि मैंने बोला, मोस्ट कंपनीज फॉलो ऑल A, B एंड C। नेक्स्ट, कस्टमर कौन होता है? सर, द पर्सन हु कम्स टू द ऑर्गेनाइजेशन टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेज अ प्राइस। कस्टमर और कंज्यूमर में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। जैसे पापा मम्मी ने सामान खरीदा, कंज्यूम बच्चे करेंगे, तो बच्चे हो गए कंज्यूमर, पापा मम्मी हो गए कस्टमर। कस्टमर एनालिसिस, किसी भी कंपनी को अपने कस्टमर्स का एनालिसिस करना जरूरी है, तभी वो अच्छा सेल्स कर पाएगा। कस्टमर एनालिसिस में 3 चीजें आती है। नंबर 1, हु इज माई टारगेट कस्टमर। कंपनी को सोचना है कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, उनके कौन से वांट्स एंड नीड्स हैं। एंड नंबर 3, हमारे प्रोडक्ट से किस तरह से हम उनके वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये हुआ कस्टमर एनालिसिस। अब इसमें आपको 5 चीजें शामिल करनी है। नंबर 1, कस्टमर सर्वे। कस्टमर सर्वे मतलब होता है पूछना होता है ना, जैसे कंट्री डाइट कैट में लोग पूछते हैं आपने ये दूध ट्राई किया, वो दूध ट्राई किया, कस्टमर सर्वे। कस्टमर डेटा कि उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी कितने कस्टमर से किस कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं, कैसा लेते हैं। नंबर 3, मार्केट पोजिशनिंग स्ट्रेटजी। हमारा प्रोडक्ट मार्केट में हम किस तरह से ब्रांड करेंगे, मतलब एज अ सस्ता और एज अ महंगा और एज अ क्वालिटी वाला प्रोडक्ट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कंट्री डिलाइट का जो दूध का मार्केटिंग होता है, उन्होंने कभी भी ना अपने ये दूध को जब वो लोग मार्केटिंग करते हैं, प्राइस को ज़्यादा हाइप नहीं करते। ऑफर निकालते हैं, डिस्काउंट देते हैं, वो अलग बात है, पर प्राइस को हाइप नहीं करते। रादर दे ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी। जबकि एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, कंट्री डिलाइट का एक ही बिजनेस मॉडल है, वो है होम डिलीवरी ऑफ मिल्क, नथिंग एल्स। फ्रैंकली क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं, जो दूध अमूल वगैरह सब बेच रहे वही सेम चीज़ ही है, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ नहीं, बस होम डिलीवरी है कि आपको जाना नहीं, लाने के लिए आपके घर पे आ रहा है। तो पर वो लोग होम डिलीवरी का हाइप नहीं मचाते, वो लोग हाइप किसका मचाते हैं, क्वालिटी का, कि देखो कितनी मोटी मलाई बनी, ये बनी, वो बनी, उसका ऐड करते हैं। तो आपको ये सोचना है कि हाउ यू आर गोइंग टू पोजिशन योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, क्योंकि उसी से ब्रांड बनता है, उसी के लिए आपका प्रोडक्ट जाना चाहेगा, वही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आ जाएगा। चौथा, कस्टमर प्रोफाइल। हमारे कस्टमर की उम्र क्या है, जेंडर क्या है, इनकम लेवल क्या है, वो तो पता होना चाहिए, तभी तो आप पुट कर पाओगे प्रोडक्ट। नंबर 5, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, कितने अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा? सर, पूरे चैनल से, बायर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे। ओके।
कस्टमर बिहेवियर में क्या क्या आता है? नंबर 1 शॉपिंग फ्रीक्वेंसी, वो सामान कब कब खरीदता है, उसके प्रोडक्ट चॉइसेस क्या क्या है, वो मार्केटिंग को कैसे परसीव करेगा, हम जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उसको कस्टमर कैसे परसीव करेगा, कस्टमर की जो बाइंग हैबिट्स है वो आपको समझनी पड़ेंगी। ओके, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट अफेक्ट अ कंज्यूमर्स बिहेवियर, इसके लिए एक डायग्राम है, ये देखो, ठीक है। कस्टमर बिहेवियर को ये सारी चीजें मिलकर अफेक्ट करती हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, इंटरनल इन्फ्लुएंसेस, डिसीजन मेकिंग एंड देन परचेज। सबसे पहले एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, कस्टमर किस चीज से अफेक्टेड होता है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, दोस्तों ने बोला, सोसाइटी में सब कोई कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब होगा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। देन कम्स इंटरनल इन्फ्लुएंसेस कि हमारी नीड, हमारा वांट, हमारा डिजायर क्या है। अगर सिर्फ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, इंटरनल नहीं, तो मैं सामान नहीं खरीदूंगा। अगर इंटरनल है पर एक्सटर्नल नहीं, तो भी मैं सामान नहीं खरीदूंगा। तो सामान खरीदते वक्त दोनों ही चीज आती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। फिर नंबर 3 डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंप्राइजेस ऑफ 4 स्टेप्स। नंबर 1 सबसे पहले कस्टमर अपनी नीड आइडेंटिफाई करेगा। नंबर 2 उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनको लिस्ट बनाएगा। फिर उनमें से हर एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर करेगा, प्रोज एंड कॉन्स, कौन सा अच्छा है नहीं है, और फिर फाइनल डिसीजन करके वो परचेज करेगा। लास्ट पोस्ट परचेज, खरीदने के बाद कस्टमर का प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस कैसा है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस है रिपीट ऑर्डर, अगर बुरा एक्सपीरियंस है तो वो खुद भी नहीं खरीदेगा प्लस और भी अपने दोस्तों को मना करेगा। दैट वाज मार्केट एंड कस्टमर। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। आपको 2 काम करना है कंपनी को। नंबर 1 क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड नंबर 2 प्रोटेक्ट मतलब सस्टेन। मैं एकदम फर्स्ट रिवीजन जब कराता हूं तभी बोल देता हूं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मकसद होता है टू क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक ऐसा एडवांटेज जो हमेशा हमारे साथ रहे। तो आपको क्रिएट भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है, और टाइम के साथ नए नए कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के एवेन्यू ढूंढने हैं। कॉम्पिटिटिव, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मतलब आपके टोटल कॉम्पिटिटर्स क्या है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो पावरफुल है कि वीक है, उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, हम उनकी वीकनेस को कैपिटलाइज करके अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं। ऑल दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस, या फिर टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर लैंडस्केप। इसमें 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स इन योर इंडस्ट्री। नंबर 2 अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स इन डिटेल। नंबर 3 उनके स्ट्रेंथ को समझो, उनके वीकनेस को समझो, एंड फाइनली पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर एंड फाइंड आउट द गैप्स जिसमें आप कूद के अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के उसको फिल कर सकते हो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, मैं करा दूंगा। लास्ट टॉपिक KSF, की सक्सेस फैक्टर। किसी भी बिजनेस में सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको की सक्सेस फैक्टर्स चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप उस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाओगे। की सक्सेस फैक्टर्स आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर इंडस्ट्री सक्सेस। ये वो फैक्टर्स है जो पूरी इंडस्ट्री को शेप करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई KSF इन आवर इंडस्ट्री। नंबर 1 पहले ये समझो कि मेरे प्रोडक्ट का कौन कौन सा एट्रीब्यूट या क्वालिटी जो कस्टमर को चाहिए, तो उस पर तो मेरे को काम करना ही है। नंबर 2 ऐसी कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज मेरे पास होने चाहिए ताकि मैं इस इंडस्ट्री पे रह पाऊं। एंड थर्ड मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे क्रिएट होगा। जब आप इन सवालों का जवाब देते हो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द KSF, की सक्सेस फैक्टर। ठीक है, अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैं करा देना चाहता हूं। नंबर 1 सुरेश सिंघानिया, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ये टमेटो प्यूरी केचप सॉस बनाते हैं। नॉर्थ इंडिया में इनका अच्छा खासा सेल होता है पर पिछले कुछ सालों से डिक्लाइन कर रहा है। तो ये आदमी कंपटीशन लैंडस्केप को समझना चाहता है। आप एडवाइस करो कैसे, तो तुम बोलोगे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझने के लिए 5 स्टेप्स है। आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर, देयर स्ट्रेंथ, देयर वीकनेस एंड पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। नंबर 2 और 3 क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ ये पॉटर 5 फोर्सेस के ऊपर है। पॉटर 5 फोर्सेस में एक था, ये क्या नाम है, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। हमारी कंपनी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक का बैग बनाती है जो रिसाइक्लेबल है, मतलब इको फ्रेंडली है, पर बावजूद उसके हम लोग देख रहे हैं कि कस्टमर जो है हमारे प्लास्टिक रिसाइक्लेबल बैग लेने के बजाय कपड़े के बैग ज़्यादा खरीद रहा है, जबकि वो महंगे भी हैं, सब कुछ हैं। तो कपड़े का जो बैग है वो ज़्यादा बढ़िया है कंपेयर टू प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक रिसाइक्लेबल है तो भी है तो प्लास्टिक ना,
ठीक है, कभी खत्म तो होगा नहीं प्लैनेट से, तो कस्टमर्स क्लॉथ बैग्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इवन इफ दे आर कॉस्टलियर. सो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर कंपनी इज फेसिंग थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. तो आपको वही बताना है. ठीक है, अगला सवाल ये थोड़ा ट्रिकी है, इसकी कहानी को पढ़ोगे तो लगेगा कि सर थ्रेट तो है ही नहीं. हाँ, थ्रेट है भी नहीं. इन्होंने क्या किया, बच्चों के जो डायपर्स आते हैं ना, डायपर्स ना यूज एंड थ्रो होते हैं. ये तो एक नकली क्वेश्चन बनाया हुआ है, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है. डायपर्स जितने भी आते हैं बच्चों के यूज एंड थ्रो होते हैं, बिकॉज हाइजीन का मामला होता है. बच्चों के केस में आप डायपर कौन पहनता है यार, 6 महीने का बच्चा, साल 2 साल 3 साल यही उम्र होती है डायपर्स वाले. ठीक है, मैक्सिमम आप डायपर समझ लो 3.5-4 साल तक के बच्चे पहनते हैं, उससे ज़्यादा उसके ऊपर के बच्चे जल्दी से डायपर्स नहीं पहनते. एंड डायपर्स बहुत ज़्यादा हाइजीन का इशू है. नो मदर विल यूज रिसाइकलेबल या रीयूजेबल डायपर्स, कि वही डायपर को धो के फिर यूज कर लेंगे, वैसा बहुत कम होता है. पर फिर भी क्वेश्चन बोला है एक कहानी बना के, तो मैं उसको रेस्पेक्ट करता हूँ. क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी ने रीयूजेबल डायपर्स इन्वेंट किए हैं जो आप बार बार यूज कर सकते हो, तो आपका पैसा बचेगा. तो मतलब बड़े बड़े जो रिटेलर दुकान है वो इसको उतना भाव नहीं दे रहे, लेकिन मदर्स को, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, मदर्स, उनको बड़ा पसंद आ रहा है प्रोडक्ट. ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, कस्टमर को पसंद आ रहा है. फिर ये लोग जो मटेरियल यूज कर रहे हैं रिसाइक्लेबल रीयूजेबल डायपर बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल जो है उसका एक बड़ा सप्लायर है जिससे लोग खरीद रहे हैं, जो इनको सस्ते में दे रहा है. ठीक है, अब जो मटेरियल ये लोग यूज कर रहे हैं, जो सप्लायर से खरीद रहे हैं, वो मटेरियल ऐसा है जो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है. इससे पढ़ के तो यही समझ में आता है कि ओके द रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल, यानी रॉ मटेरियल आराम से अवेलेबल है, तो सप्लायर मेरे लिए कोई थ्रेट है ही नहीं. पर नहीं, इन्होंने क्वेश्चन को उल्टा पकड़ के बोल दिया कि ये जो सप्लायर का थ्रेट है इसी को आप एक्सप्लेन करो. तो अभी तुम देखोगे कि इस आंसर का जो शुरू वाला भाग है टिल रोमन 1-2, ये नंबर 1-2 पॉइंट ये वाला, इसमें यही बताया गया है कि इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, क्योंकि ये लोग एक ही सप्लायर से खरीद रहे हैं. कल को वो सप्लायर अगर दाम बढ़ा दिया तो, या ये कर दिया वो कर दिया, तो थ्रेट है. और फिर खुद ये लोग बोल रहे हैं हाउएवर एक गुड बात ये है कि जो मटेरियल ये लोग यूज कर रहे हैं वो और भी कई प्रोडक्ट्स में यूज होता है, तो यानी वो मार्केट में उसके और भी सप्लायर होंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएगा. तो तुम अपनी ही बोली बात को काट रहे हो. तो ये थोड़ा सा, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाते लिखाया था ट्रिकी मतलब मैं वहीं लिखता हूँ जहाँ पे गड़बड़ आंसर होता है. ठीक है, सो दैट एंड्स आवर रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 2. नेक्स्ट क्लास आई विल रिवाइज चैप्टर नंबर 3. ये था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और चैप्टर 3 जो है ना, दैट विल बी इंटरनल एनवायरनमेंट. ये देखो चैप्टर्स के नाम आप लोग, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एसएम, दूसरा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमने पूरा सीखा, मार्केट, इंडस्ट्री, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, 5 फोर्सेस, सब कुछ. अब हम लोग चैप्टर 3 में जाएंगे जो बढ़िया है. एसएम के अंदर मैं बता रहा हूं वेटेज वाइज सब बराबर है, इंस्टीट्यूट ने बोल दिया सब बराबर है, लेकिन सबसे पहले जबरदस्त जो स्टूडेंट को रिवाइज करना चाहिए वो चैप्टर 3 और 4 करना चाहिए. कुछ दिन पहले मैंने एक इसका ऑडिट एंड एसएम का रिवीजन स्ट्रेटजी पोस्ट किया था. मैंने बोला भी था एसएम में 5 चैप्टर है, 50 मार्क का पेपर है. इंस्टीट्यूट ने बोला है हर चैप्टर इक्वल है, एवरी चैप्टर हैज अ वेटेज ऑफ 15% टू 25%. ठीक है, इक्वल वेटेज है, लेकिन रिवीजन करते हो स्टूडेंट को सबसे पहले चालू करना चाहिए 3 और 4, बिकॉज वो मस्त है एकदम. ठीक है, उससे पूरा एसएम अंदर आ जाएगा. तो अब हम लोग फाइनली 3 और 4 में जाने वाले हैं, जो कि बेस्ट चैप्टर है, जो पहले रिवाइज करना चाहिए, फिर यू कैन कम टू 1 and 2. ओके, पर मैं लाइन से जा रहा हूँ, 1-2 हो गया, अभी 3-4. ठीक है, थैंक यू.